डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हम सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पर बात कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, शॉर्ट में बात ये समझें तो देखिए, ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, ये आपको राइट टू एजुकेशन 2010, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2010 में जो पूरे कंट्री में लागू हुआ था, आरटी एक्ट में ही ये बात मेंशन्ड है कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2010-11 से पहले होता क्या था कि लोग कहीं से भी बीएड करके चले आते थे, लोग कहीं से भी डीएलएड करके चले आते थे, बीटीसी करके चले आते थे। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तो ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में कॉलेजेस खुल गए थे। लिटरली इट मे साउंड अ बिट ऑफ डेरोगेटरी, बट लिटरली ऐसे रास्तों पर जहाँ पर कोई जानवर कुत्ता भी घूमने नहीं जाता था, ऐसे रास्तों पर कॉलेजेस खुल गए थे, जहाँ पर होता क्या था, सिर्फ एडमिशन हो जाता था, बच्चे को जाना तक नहीं पड़ता था। इनफैक्ट बच्चा कॉलेज तक नहीं देखा था, घर बैठे बैठे डिग्री मिल जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई अब इन कॉलेज वालों को तो गवर्नमेंट क्या ही रोकेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये कॉलेज के ओनर्स भी तो भाई मोर और लेस वही लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका उपाय ये निकाला कि ठीक है, ये जो तमाम लोग अलग अलग टीचर एजुकेशन के फील्ड में इधर उधर से जो डिग्री लेके आ रहे हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉमन एक फ़िल्टर एग्ज़ाम बना देते हैं कि जैसे मान लो तुम कहीं से बीएड किए हो, कहीं से डीएलएड किए हो, बीटीसी किए हो, जेबीटी किए हो, कुछ भी करके आ रहे हो, किसी भी कैंडिडेट को टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो यही बात आरटीई एक्ट में लिखी हुई है, जो 2009 में ऑलमोस्ट पास हुआ था एंड 2010 में पूरे इंडिया में लागू हो गया था। तो इसीलिए आप देखोगे कि सीटेट का पेपर ना 2011 से होता है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, तो इसीलिए उसके नाम में लिखा हुआ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पर होता है। और जो सभी इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो सब अपने स्टेट में भी अलग से एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम करवाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उसको कहते हैं यूपी टेट, बिहार में बिहार टेट, हरियाणा में हरियाणा टेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना करवाती हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आपको कहीं टीचिंग में जॉब के लिए अप्लाई करना है यूपी में, तो मान लो ऐसा हुआ कि तुम यूपी टेट नहीं पास हो, ठीक है, तुमने यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया और तुम नहीं पास हो, ठीक है, और मान लो तुमने सीटेट दिया था, सीटेट पास हो, तो भी आप उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी वहीं हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में क्या है कि मान लो तुम सीटेट पास हो और हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट जो हरियाणा टेट करवाती है, तुमने पता चला वो नहीं दिया था, वो नहीं पास हो, तो हरियाणा के गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। तो ये इसीलिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट से आते हो, कि जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आती है उसमें क्या एलिजिबिलिटी सेट बैठ रहा है, क्या आपके स्टेट में रिक्वायरमेंट होता है। या बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं, दिल्ली वगैरह में रहते हैं, बिहार में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, वो पता चलता है वहाँ से जाके बिहार में पेपर दे रहे हैं, यूपी में जाके दे रहे हैं, और वैसे वर्षा स्टूडेंट्स इधर उधर जाके देते रहते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम क्या है। और अगर कोई भी ऐसा है कि आप किसी अंतर राज्य में दूसरे स्टेट में जाके पेपर वगैरह दे रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि उसी पर्टिकुलर स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम का क्वालिफिकेशन आपसे मांगता है। तो बेसिकली वापस से बात को शुरू करते हैं। 2010 में क्या हुआ कि जो है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होगा, और 2011 से पैन इंडिया ये लागू कर दिया गया कि कोई बच्चा बीएड करके आ रहा है, डीएलएड करके आ रहा है, बीटीसी, कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री लेके आ रहे हो, तो आपको सीटेट का एग्जाम देना ज़रूरी है। टीचर बनने के लिए मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो गया। अब होता क्या है कि सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। सीटेट में जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए है। सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए है। तो माइंड में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर अगर हमको 11th 12th का टीचर बनना हो, हम पीजीटी के टीचर हों, मान लो 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 11th 12th का किसी को टीचर बनना हो, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना हो, तो क्या वहाँ पर सीटेट नहीं चाहिए क्या? नहीं, वहाँ पर नहीं चाहिए। एज ऑफ नाउ अभी नहीं चाहिए। जब तक ये सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, जब तक कोई इस पर ऑफिशियल अपडेट आ नहीं जाता है, तब तक तो नहीं चाहिए। पिछले 15 साल से तो नहीं ही चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में बीएड भी कर रखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पीजीटी के टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाता था।
बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम दिए, बिना सीटेट या कोई भी टेट वगैरह, बिना जो है सीटेट वगैरह दिए, जो है बिना सीटेट या कोई भी स्टेट टेट एस्टेट कोई दिए बिना जो है आप डायरेक्टली पीजीटी का टीचर बन सकते थे। ठीक है, तो पहले ऐसा प्रोविज़न चलता आ रहा था। तो अभी भी खैर वही लागू है कि सीटेट का, अगर किसी बच्चे को टीचर बनना है 1 to 5 का तो सीटेट का पेपर 1 देगा, किसी को टीचर बनना है 6 to 8 तक का तो वो सीटेट का पेपर 2 देगा। तो बेसिकली जो भी बच्चे बीएड के होते हैं ना, तो बीएड वाले तो ऐसे भी प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकते हैं। अब उस डिबेट में नहीं जाएंगे। बीच में जो है 2018 में एनसीटी ने अब अलाउ किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उस डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया, उस सब डिबेट में नहीं जाएंगे। एज ऑफ नाउ, आज के प्रेजेंट डेट में, जब मैं 2025 में सेशन आप देख रहे हो, तो 2025 में बीएड का बच्चा प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता है। तो बीएड वाले बच्चे सीटेट का पेपर 2 ही देते हैं, क्योंकि सीटेट के पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल हैं वो। तो 6 to 8 का टीचर बनते हैं। और बेसिकली होता क्या, जब तुम 6 to 8 का टीचर बनते हो तो प्रमोशन वगैरह के बाद 9 10th का टीचर आदमी बनता है, या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का एलिजिबिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि टीजीटी वाले टीचर ही 9 10 में अमूमन पढ़ाते हुए हमको देखने के लिए भी मिलते हैं। तो खैर, तो होता क्या है कि सीटेट का पेपर 2 देना होता है बीएड वालों को टीजीटी लेवल पर, क्लास 6 to 8 के रिगार्डिंग में बात करूँ तो। फिर कुछ लोग डीएलएड करके आते हैं, बीटीसी, जेबीटी, डिप्लोमा लेवल का जो लोग डिग्री लिए रहते हैं, वो लोग सीटेट का बेसिकली पेपर 1 देते हैं, जिससे कि वो प्राइमरी का टीचर बनते हैं। फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, पता चलता है कि क्लास 12th के बाद ही उन्होंने डीएलएड कर लिया था, और डीएलएड करने के बाद वो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड भी कर लिया, तो वो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जो भी बच्चे दोनों देने के लिए एलिजिबल हैं, उनको चिंता नहीं करना है। जब फॉर्म निकलता है ना, तो मॉर्निंग शिफ्ट में मान लो अगर पेपर 1 हो रहा है तो इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 होगा, और वाइसे वर्सा, सेम एग्जाम सेंटर पर। तो जो भी बच्चा ऐसा है जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना, सेम एग्जाम सेंटर पर रहता है। जैसे कि जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था 2021 में, तब बीएड वाले बच्चे प्राइमरी के टीचर बन सकते थे। तो मैंने सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर रखा है। तो कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में मेरा पेपर 1 था तो इवनिंग में पेपर 2 था। ठीक है, वाइसे वर्सा दोनों पॉसिबल रहता है। अब ये जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, रिसेंटली हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चेंज होगा। देखो यार, एक तो ऐसे भी चेंज कर देना चाहिए, 15 साल हो गया है, वही सिलेबस, वही पैटर्न, मतलब कंटेंट एकदम पूरा घिस गया है, पूरा यूट्यूब भर गया है ज्ञान दे दे के लोगों ने। ठीक है, तो उसको लिटरली अपडेट करने की आवश्यकता है। तो रिसेंटली हमको एक नोटिस या अपडेट देखने के लिए मिला सीटेट को लेकर कि भाई सीटेट जो है अलग अलग इन चरणों पर होगा, ये होगा, वो होगा। देखिए, सबसे पहली बात, क्या जो सीटेट का पेपर दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर 2025 में होने वाला है, जिसमें कि कोई बच्चा ऐसा है जो अभी मान लो 10 दिन बाद बीएड में एडमिशन ले, 15 दिन बाद बीएड में एडमिशन ले, 25 दिन बाद बीएड में एडमिशन ले, 30 दिन बाद बीएड में एडमिशन ले, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि दिसंबर 2025 में जो सीटेट का पेपर होगा उसमें आप एलिजिबल हो। बाकी जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में पास आउट हैं उनको तो पता है कि वो लोग एलिजिबल हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ें हमको देखने के लिए मिली। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने बैठा हूँ, बस कुछ पॉइंट है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ देखोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना, जो एडुकेशन का लेवल है ना, उसको थोड़ा सा ना कह लो कि पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। पैकेजिंग चेंज कर दी गई है मतलब कैसे? देखिए यार, बात सिंपल सा ये है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, बात सिंपल सा ये है कि आप देखोगे, पहले जैसे मान लीजिए हम सब जब पढ़ाई किए हैं, आप सब जब हम लोग पढ़ाई किए हैं, तो क्या होता था, आप पहले केजी में थे, एलकेजी, यूकेजी, फिर 1 to 5, ठीक है, फिर 6 to 10 या 6 to 8 जो भी आप समझे उसको कर लीजिए, और फिर उसके बाद 11 12। अब क्या किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या कर दिया गया, एक स्टेज बना दिया गया फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन मतलब कि आप ले लो कि किंडरगार्टन से ले लो क्लास 2 तक। ठीक है, किंडरगार्टन से ले लो क्लास 2 तक। ठीक है, और फिर क्या गया है, प्रिपरेटरी बना दिया गया है 3 to 5 तक, मिडिल बना दिया गया है 6 to 8 तक, और सेकेंडरी बना दिया गया 9 to 12 तक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। देखिए, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, यार सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, तुम इंडिया में क्लास 12th जब तुम 12th में पास करते हो, क्लास 10th पास करते हो,
और क्लास 12th पास करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया में यही नियम लागू होता है? अमेरिका में भी कोई बच्चा क्लास 12th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नियम हो सकता है, ठीक है, कि तुम 10th के बाद यूनिवर्सिटी जाओगे, कि क्लास 14th के बाद जाओगे, कि 11th के बाद जाओगे। सभी कंट्री का अपना अलग अलग नियम है, तो वैसे ही इंडिया का भी अलग अलग नियम है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फाउंडेशन स्टेज है बेसिकली वो होता है केजी से, किंडरगार्टन से, या फिर कह लीजिए प्लेवे से क्लास 2 तक, ठीक है, प्रिपरेटरी 3 to 5, मिडिल 6 to 8, सेकेंडरी 9 to 12। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब स्कूल एजुकेशन सिस्टम का ये आपको स्टेजेस में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि अगर स्टेजेस में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है फिर कि कल को आपको सीटेट के पेपर में बदलाव देखने के लिए मिले, क्योंकि स्टेजेस चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता था कि भाई तुम पेपर 1 दिए तो 1 to 5 का टीचर बनते थे, यहाँ तो 1 to 5 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ तो 3 to 5 है, फिर प्लेवे 2 है, 6 to 8 है, 9 to 12 है। तो सीटेट का पेपर का स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज होने का वो रहेगा कि नहीं, अगर एकेडमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो। बस यहाँ पर सारा जो डिबेट डिस्कशन है, बात है, वो यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहीं से शुरू हो रहा है। ये जो 4 अलग अलग लेवल बने हुए हैं, तो इंटरनेट पर एक फेक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया जिसमें बोला गया कि अब सीटेट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 अलग अलग चरण में होगा। आजकल तो क्या है भैया, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, फेक वीडियो कुछ कवर करना है, तो कहीं पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी घुसा दो। किसी ने ठीक से तो पढ़ा है नहीं क्या लिखा हुआ है उसमें, और कुछ भी ज्ञान दे दो, बाद में कोई पूछ तो रहा है नहीं कि क्या आपने बताया। उसी तरह ये मसला भी है। देखो यार, थोड़ा सा ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एज ऑफ नाउ सीटेट 4 चरणों में हो, ठीक है, लेकिन इस पर डिस्कशन चल रहा है। मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव बिल्कुल वैसा नहीं है जो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये सारा डेटा आपके पास इसलिए रहना चाहिए सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो भाई, जब आपको एग्जाम देना है। ये जो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था, ठीक है, कि देखिए वो जो मैं आपको बता रहा था, प्री प्राइमरी, बाल वाटिका, प्राइमरी कक्षा 1 से 5, जो जूनियर 6 से 8, टीजीटी पीजीटी 9 से 12, जो सब लिखा हुआ है, पहले तो ये आर्टिकल ही फेक है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। ये आर्टिकल गलत है, कोई न्यूज़पेपर पर में ऐसा आर्टिकल नहीं आया था। कहने का बस मेरा अर्थ क्या है कि ये 4 चरणों में इस तरह से पेपर हो सकता है, ये एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है। और हाँ, दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेकर तो बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, ठीक है, दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा नामुमकिन लग रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि दिसंबर 2025 या ज़्यादा से ज़्यादा कह लो जुलाई 2026, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हो सकता है यही सीटेट का एग्ज़ाम पास करना आपके लिए टिपिकल हो जाए, क्योंकि जब देखो कुछ भी नया आएगा तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब पेपर पहली बार होगा तो जो भी बदलाव होगा उसको ग्रैप्स करने में लोगों को समय लगेगा, क्योंकि अब सिस्टम ये वाला देखने के लिए मिल रहा है 5-3-3+4, ठीक है, इस तरह से देखने के लिए हमको मिल रहा है। तो जो सीटेट का अपकमिंग दिसंबर वाला पेपर है, आप लोग उसको लेकर थोड़ा विजिलेंट रहिए कि हाँ हमको देना है, क्यों देना है। देखो यार, ये बात मैं ना लास्ट ईयर भी जब बच्चे पेपर दे रहे थे तो मैंने लास्ट ईयर भी उन लोगों को बोला था कि भाई इसी अटेम्प्ट में दे लीजिए। तो इंसान को कुछ भी इस तरह से परीक्षा की घड़ी वाली बात रहती है तो कोई भी व्यक्ति भागता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि अरे सर हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पीजीटी वाले को क्या ज़रूरत है सीटेट का पेपर देने के लिए। अरे नहीं ज़रूरत है तो क्या हुआ, क्या गारंटी है कि तुम पीजीटी के टीचर बनोगे? आप खुद से पूछ के देखिए, क्या गारंटी है कि आप पीजीटी के टीचर बनोगे? तुमको सरकारी नौकरी अगर मिले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाके जो है प्ले में बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, एलकेजी यूकेजी में पढ़ाने लगेंगे, बस उनको सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाए, उसमें 40,000 रुपये सैलरी मिलने लगे। तो आप किस स्टेज पर पढ़ाओगे ये तो आपको खुद भी नहीं पता है। कहने का मतलब है किस स्टेज पर आपका जॉब लगेगा एज फार एज गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब कंसर्न्ड है। तो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पीजीटी है, मान लो वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, उसको भी सीटेट का एग्जाम देना चाहिए कंपल्सरली, वो भी ढंग से प्रिपेयर करके, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और कल को गवर्नमेंट में भी कह सकता है कि चाहिए। और चाहे आपको लग रहा है कि अरे नहीं अभी तक तो हमसे कहीं नहीं बोला, देखो भाई आपको पता होना चाहिए रिसेंटली केवीएस का और एनवीएस का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सेम सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होना चाहिए। तो सरकार का क्या, कल को नियम बदल देगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। प्लस आप भी श्योर नहीं हो सकते हो कि तुम पीजीटी पर पढ़ाना चाहते हो तो कोई ज़रूर थोड़ी ना है कि तुम पीजीटी के ही टीचर बन जाओगे। तो आपको सीटेट तब भी देना है, पॉइंट 1।
तो बहुत सारे बच्चे नहीं दिए भाई ये सब सोच के कारण। फिर बहुत सारे लोग ऐसे सोचे कि भाई सीटेट का पेपर तो साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में, एक बार दिसंबर में। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पर सीटेट ने अपना एक पेपर करवाया ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि कभी जुलाई में नहीं करवाया या कभी दिसंबर में नहीं करवाया, ऑफन ऐसा हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस साल जून जुलाई में पास आउट हुए हैं, जिन्होंने सीटेट नहीं दिया था। अब बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज ऐसी हैं जो अगले 1 से 2 महीने में आपको आते हुए देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में कई गवर्नमेंट जॉब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो लोग नॉट एलिजिबल हो गए क्योंकि उन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। उनको लग रहा था अभी जुलाई में आएगा, पहले बीएड कर लें फिर दे देंगे, और बीएड कंप्लीट किए, सीटेट का पेपर ही नहीं हुआ। और नहीं तो यह हवा अलग से उड़ गया कि पेपर स्ट्रक्चर चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, 4 अलग अलग चरणों में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपकमिंग दिसंबर 2025 वाला है उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ ये भी नोटिस करिए, यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो लोग सेशन में ज्वाइन हैं, आप एक बात नोटिस करोगे, अमूमन आप लोग एक ऐसे बैच से आते हो, जब भी आप सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ते हो तो देखो कि पॉलिसी लेवल पर कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं जिनके साथ होता है कि जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा पॉलिसी लेवल पर चेंज हो गया कुछ, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आज तक मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले रही थी, तुम्हारी बारी आई तो एंट्रेंस हो रहा है। ठीक है, हर साल 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, तुम्हारी बारी आई तो इसी साल एनईपी के बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और वो कन्फ्यूज हैं कि सर हम 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर लेंगे तो क्या मेरे लिए बीएड 1 साल का होगा। गवर्नमेंट का इस पर कोई गाइडलाइन ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि आप देखोगे कि जब भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो पॉलिसी लेवल पर चेंजेस देखने के लिए मिल रही हैं। उसी तरह फिर सीटेट में भी देख लीजिए, इसमें भी चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो यार, चेंज से बेहतरी तो होती है, लेकिन उससे जो फर्स्ट टाइम जो लोग फेस कर रहे होते हैं उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। तो बहुत आसान भी हो जाती हैं चीज़ें और बहुत कठिन भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जब सीटेट 2011, 12, 13 में आया था तो लोग यार सीटेट का या मामूली सा एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते थे। तो जो लोग सीटेट पास करते थे ना, उसी बेसिस पर उनका गवर्नमेंट में जॉब लग जाता था, गवर्नमेंट जॉब लग जाता था, लिटरली उसी बेसिस पर। यूपी में तो यहाँ तक होता था कि लोग उत्तर प्रदेश यूपी टेट का पेपर देते थे। आई स्टिल रिमेंबर 2011-12 में उत्तर प्रदेश में क्या था कि यूपी टेट का पेपर देते थे लोग, और यूपी टेट के स्कोर के ही बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब निकलता था, उसी में मेरिट बना दिया जाता था। लेकिन क्योंकि तब सीटेट यूपी टेट पास करने वाले लोग भी बहुत कम थे। फिर बाद में प्रिपरेशन वगैरह, मॉक टेस्ट, पेपर, नोट सब इतना सिंप्लीफाई हो गया कि हर बच्चा थोड़ा भी मेहनत करता है तो पास हो जाता है। टीचर एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं, बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम है। लेकिन हाँ, जब सिस्टम चेंज हुआ था तो कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग था, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी था। उसी तरह इस बार फिर जब चेंज होगा तो फिर बहुत लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो खैर, आप अपकमिंग एग्जाम्स में दिसंबर में जो पेपर होने वाला है, कोशिश करिएगा कि हम इसको इस बार दे के क्वालिफाई कर लें। ऑल्सो थोड़ा सा पेपर वगैरह पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस कवरेज में क्या है, जो पेपर 1 होता है बेसिकली वो क्लास 1 to 5 के लिए है। ठीक है, पेपर 1 होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए है। यहाँ पर भी पुराना वाला ही मॉड्यूल फॉलो हो रहा है, चीज़ ध्यान रखिएगा। जो पेपर 2 है क्लास 6 to 8 के लिए हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री स्टेज पर है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीटेट का। ठीक है, और उसी तरह एस्टेट होता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना करवाती हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। इसी एस्टेट को यूपी में यूपी टेट कहते हैं, बिहार में बिहार टेट कहते हैं, हरियाणा में हरियाणा टेट कहते हैं, उड़ीसा में उड़ीसा टेट कहते हैं। हर जगह अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आप जिस स्टेट से आ रहे हो। तो जो आप कोशिश ये भी करिएगा कि अपना स्टेट वाला दे रखें, मोर और लेस इस स्टेट वाले में जो पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस फॉलो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीटेट ही रहता है। लेकिन ये बात बेसिकली आपको पता रहनी चाहिए। एंड हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो बिहार से आता है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार से आते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं यहाँ जो बिहार से आते हैं ना, आप लोग ना प्लीज़ थोड़ा अपने स्टेट के हिसाब से ध्यान रखिएगा। आपके स्टेट में क्या होता है कि जो ये बिहार टेट है उसमें एक लेवल और होता है। ठीक है, 9th-10th के लिए अलग से एक पेपर होता है। ठीक है, बिहार में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम होती है, 9th-10th के लिए एक अलग से होता है। तो जो भी ऐसे बच्चे जो बिहार से हैं वो प्लीज़ अपने स्टेट के हिसाब से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, आपके स्टेट में एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है जो 9th-10th के बच्चों के लिए भी होता है। तो आपको एस्टेट बिहार एस्टेट एक अलग चीज़ हो गया,
वो भी आपको देना होता है। तो जो बिहार वाले हैं अपने स्टेट में आप लोग ध्यान रखेंगे, बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में बिहार में अच्छी खासी टीचिंग की वैकेंसी आते हुए देखने के लिए मिली है। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ तक कोई डाउट एंड क्वेरी, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस नीरज, यस प्लीज़ बताइए। हेलो सर, आवाज आ रहा है? यस यस नीरज आ रही है, यस प्लीज़। हाँ सर, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज, हाँ बताइए। हाँ और सर जैसे अभी आपने बोला कि बिहार वाले बच्चे सिर्फ बिहार में रहते हैं, जैसे सर हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हम अदर सी स्टेट्स टेट का भी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं। अच्छा, जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं। हाँ और सर जैसे आप कह रहे हो कि बिहार में ज्यादा वैकेंसी आती है, वहाँ पे एक और पेपर अलग लेवल होता है। नहीं नीरज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में ज़्यादा वैकेंसी आती है। जो भी राजनीतिक बदलाव पिछले दिनों में हुए हैं उस कारण से पिछले 1-2 साल में बहुत सारी वैकेंसी आई है, वरना वहाँ भी एकदम 10 साल से सूखा ही पड़ा हुआ था। ठीक है। अच्छा सर। हाँ अच्छा सर। हाँ, तो पिछले कुछ दिनों में आई है तो मैंने देखा है कि बिहार में एक सडनली एक लोगों के दिमाग में एक वेव्स आ गया कि चलो बीएड कर लें, डीएलएड कर लें, कुछ इस तरह से कर लें। ठीक है, तो इसलिए यस उसको सर। बात को मैंने अलग से थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया कि मतलब ध्यान रखेंगे बिहार वाले बच्चे। तो सर बाकी स्टेट्स में जैसे तो वहाँ पे भी अलग अलग लेवल पे एग्जाम होता होगा? नहीं 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 नहीं। वैसे तो बाकी के स्टेट्स में नीरज होता है कि आप सीटेट पास हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो। ठीक है, इनफैक्ट बिहार में भी प्राइमरी लेवल पर अगर कोई बच्चा सीटेट पास है तो वो एलिजिबल है। अच्छा ठीक ठीक है, है सर। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम को लेकर अपना नियम अलग बना सकती है। अच्छा, ये डिबेट डिस्कशन होता भी क्यों है यार? देखो सिंपल सा बात है ना कि कभी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी स्टेट लेवल पर ज़्यादा आती है, सेंट्रल के स्कूल्स में कम आती है। जैसे मान लो केवीएस में, एनवीएस में, यहाँ वैकेंसी कम आती है। लेकिन देखो कि दिल्ली वालों के लिए DSSB में हर साल 1.5 साल पर वैकेंसी आती रहती है। यूपी में, बिहार में जब भी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकालती है तो एक ही बार में पता चलेगा 50,000 टीचर्स की वैकेंसी आई है, 10,000 टीचर्स की वैकेंसी आई है, 20,000 टीचर्स की वैकेंसी आई है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट में मतलब टीचिंग की वैकेंसी ज़्यादा आती है। यस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जब टीचिंग की वैकेंसी ज़्यादा आती है तो कहीं ना तो कहीं उसके प्रति लोगों का झुकाव भी ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे जो स्टेट से जुड़े लोग रहते हैं ना, उनका अटेंशन जो है, कह लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ सेशन में ज्वाइन है ना, Yes, मतलब sir. लिटरली ऐसा है कि मैंने ऐसे ऐसे बीएड के कॉलेजेस देखे हैं ना, इन बच्चों को इस सेशन में ज्वाइन कैसे करना है उनको पता नहीं है। वो सारा टीचर एडुकेशन का डिग्री ले चुके हैं, बीएड कर लिए हैं, सब एमएड भी कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं। तो वो लोगों Yes. को ज़्यादा जानकारी रहता नहीं, वो लोग सिर्फ स्टेट टेट का पेपर देते हैं और स्टेट के ही गवर्नमेंट जॉब पर रिलाई करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा दिल्ली बैट से प्रिपेयर कर रहा है, हम दिल्ली बैट की बात करें तो अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीएड के लिए रेडी करते हैं तो हम लोग बात भी सेंट्रल स्कूल्स के रिगार्डिंग कर रहे होते हैं कि जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, क्योंकि सेंट्रल के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर वगैरह सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सरकार बदलने से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बदलती है। ठीक है, Yes. लेकिन हरियाणा में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी, पता चलेगा कल को टीचर एलिजिबिलिटी में एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ये सब देखने के लिए मिलेगा, जो कि जो सेंट्रल की वैकेंसीज होती है उसमें ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन सेंट्रल के वैकेंसीज पर लोगों को जानकारी कम रहती है कि आर्मी के स्कूल में कैसे होगा, या फिर एटॉमिक सेंटर वाले स्कूल्स जो हैं उसमें कैसे होगा, या जो रेडियो वगैरह वाले जो तमाम इस तरह से जॉब करते हैं, रेलवे के जो स्कूल्स हैं इसमें कैसे होगा, लोगों को इन सब चीज़ों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। या फिर केवीएस में कैसे होगा, एनवीएस में कैसे होगा, ईएमआरएस में कैसे होगा। सेंट्रल के स्कूल्स ज़्यादा बेटर पढ़ते हैं, लेकिन वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा आती है कभी भी। यस सर। ठीक है, और हाँ, यही रीज़न है कि कोई बच्चा अगर डीएलएड करता है तो शॉर्ट स्पैन में देखा जाए तो उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ा जल्दी रहता है कंपेयर टू बीएड वाले के तुलना में। क्योंकि है क्या क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू या फिर जो राइट टू एजुकेशन कंपलसरी करता है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो होता क्या है ना, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हैं आरटीई के कारण। तो जब प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा
टीचर्स की भी ज़रूरत वहीं पर पड़ती है। जब प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी की टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब भी बीटीसी या डीएलएड वगैरह पर टीचर की जॉब की वैकेंसी आती है तो देखोगे 30,000 सीट निकला है, 40,000 सीट निकला है, 50,000 सीट निकला है। क्योंकि आप जब गाँव की तरफ जाओगे तो आप देखोगे तमाम तरह के सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट वाली एलिजिबिलिटी होती है ना, थोड़ा ज़्यादा मैटर करने लगती है। ठीक है, तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत टेक्निकल मैंने समझाने लगा आप लोगों को, लेकिन जानकारी रहेगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। आप लोग कर क्या सकते हैं कि 2-3 स्टेट्स का वो कर सकते हो कि आप नोट कर लो कि बिहार में जब टीचिंग की वैकेंसी आती है तो क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मांगता है, क्या क्या वहाँ पे पास होना चाहिए। यूपी में आती है तो क्या क्या बोलता है पास होने के लिए, हरियाणा में आती है तो क्या क्या पास होने के लिए बोलता है। तो आप अभी से चेक करते रहोगे ना तो आप जागरूक रहोगे उसको लेकर कि अच्छा आया है, देना है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में पेपर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल जैसे सीटेट जुलाई में कराता है, दिसंबर में कराता है, उस तरह से पेपर हो ही। जैसे यूपी टेट है, यूपी टेट में पता चलता है कि जो है 2 साल तक यूपी टेट का पेपर ही नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो जाता है। अब मान लो उसी तरह हरियाणा में है, हरियाणा में मान लो 2 साल तक पेपर ना हो, या बिहार में बहुत समय से बिहार का टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो तो टीचिंग की वैकेंसी आने लगी तो टेट का एग्ज़ाम वो लोग करवा रहे हैं, नहीं तो 2-3 साल से उनके यहाँ 4 साल से टेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था बिहार में। ठीक है, तो कई बार ये सब भी दिक्कत होती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली है क्या, आप क्वालिफाई करके रखे रहोगे तो एज़ फार एज गवर्नमेंट जॉब कंसर्न है तो वहाँ पर सिलेक्शन की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप लोग ये ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल किसी भी टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कोई सा भी टीचर एजुकेशन हो, डीएलएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, आप सब इस बार का अपकमिंग सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। एंड कोई भी ऐसा कैंडिडेट तो यहाँ नहीं है ना, ऐसा नहीं जो बीएलएड का हो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई ऐसा है क्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड वगैरह कर रखा हो? जस्ट रेज योर हैंड। कोई बीएलएड का बच्चा है क्या यहाँ पर? ठीक है, तो हम लोग बीएलएड पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बीएलएड वाले बच्चे सीटेट का पेपर 1 ही देते हैं, 1 to 5। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड कर रहे हो और वहाँ पर कोई प्रोफेसर कहे कि बीएलएड वाला आदमी क्लास 8 तक पढ़ा सकता है और टीजीटी दे सकते हो, ये वो दुनिया भर की बातें करें, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी वैकेंसी आएगी तो बीएलएड वाला बच्चा मतलब प्राइमरी का ही टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहता है, 1 to 5 के लिए रहता है। तो कोई भी ऐसा फ्यूचर में सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है तो ध्यान देगा कि बीएलएड वाले बच्चे क्लास 1 to 5 के ही टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस आर्टिकल में फेक क्या है। ठीक है, एक बार एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक प्रश्न ये माइंड में उठ सकता है कि आर्टिकल बार बार दिखा क्यों रहा हूँ। देखो यार, अब उतना डिटेल में नहीं घुसना हम लोगों को। ये लिखा है ना एनसीटी का अधिनियम 2025, ये सच्चाई है कि एनसीटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको नहीं पता है, इंडिया में टीचर एजुकेशन के फील्ड में जितने भी डिसीजन होते हैं एनसीटी ही लेती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ही लेती है। तो एनसीटी ने ना फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट दिया था सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, क्या चरणों पर बदलाव वगैरह के लिए। अभी तो लोगों से उन्होंने फीडबैक वगैरह मांगा गया है। ठीक है, फरवरी 2025 में ड्राफ्ट आया था, तो वो बात तो अभी ड्राफ्ट लेवल पर है। ठीक है, वो लागू नहीं हुआ है। इसीलिए जो भी बच्चे इस साल टीचर एजुकेशन वगैरह का डिग्री वगैरह परस्यू कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कह लीजिए कि वन ऑफ द फ्यू एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप पुराने मॉडल पे पेपर देके पास कर लीजिए, वरना बाद में वो चीज़ देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आज अगर आप पेपर 1 पर मटेरियल ढूंढोगे, भर भर के मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, टीचर स्टूडेंट सभी लेवल पर रेडी है। कल को वही अगर 4 लेवल पर हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि हो सकता है, लेकिन 4 लेवल पर होगा ये मुश्किल है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 11th-12th के लिए सेकेंडरी स्टेज पर कुछ एक एक्स्ट्रा सीटेट का पेपर होने लगे। जैसे कि अभी क्या होता है, कोई बच्चा पीजी प्लस बीएड है तो उसको पीजीटी का टीचर बनने के लिए सीटेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन कल को हो सकता है देना पड़ जाए। ठीक है, कल को देना पड़ जाए, ये इस तरह का कुछ चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको सीटेट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ से जो भी कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उसके बाद डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस के रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको डेली बाइट्स में नहीं प्रिपेयर करना है तो आप अननेसेसरी अपना टाइम मत किल करिए, आप फ्री हैं फिर।
ठीक है, जिनको कुछ सीटेट से रिलेटेड डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी का वही लोग रुकेंगे। उसके बाद मैं डेली बैच से थोड़ा प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल वगैरह बता दूँ, ठीक है। 2 प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल वेबिनार में नहीं बताया जाता है, लेकिन ठीक है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। और पहला चीज़, और दूसरा चीज़, किसी और बच्चे को किसी और टीचर एजुकेशन की फील्ड से कुछ और डाउट और क्वेरी है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यस नैन्सी 10 years प्लीज़। नैन्सी स्विच ऑन योर माइक। यस शिखा, वेलकम टू इशरत। हेलो सर। हेलो शिखा। सर मेरे 3 डाउट्स हैं, नहीं 2 डाउट्स हैं। तो पहले डाउट ये है सर, बी एड और डीएलएड में क्या डिफरेंस आपने बताया था, तो वापस से बता सकते हो एक बार? इसमें मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं सीटेट से रिलेटेड, किसी को भी सीटेट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ रुकेगा, वही लोग हैंड रेज करेंगे सीटेट से रिलेटेड, ठीक है। इस पर शिखा मैं एंड में बात करता हाँ हूँ पूछ आपसे। हाँ सर, पूछना है मुझे। हाँ हाँ बताओ बताओ बोलो। सर क्लासेस कब से स्टार्ट है? सीटेट की, यस सर। सीटेट का हम लोग डेट 31 का दिए थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन बहुत ही फाइनल फेज़ में चल रहा है, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जामिया वालों ने इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा है, तो तरह तरह के अलग चैलेंजेस दिख रहे हैं, इसीलिए शायद हो सकता है हफ्ता 10 दिन हम लोग पोस्टपोन करें। सर मैं पूछ रही थी सर, आईपी के सर, आईपीयू में सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? सर मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। और सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? ठीक है, इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बीएड में मैं भी बात करता हूँ, ठीक है आपके। हाँ ओके, देन आई कम टू इशरत। सीटेट से रिलेटेड जिनको डाउट है वही लोग हैंड रेज करेंगे भी। हाँ जी गुड इशरत। इवनिंग सर। जी गुड सर इवनिंग। जनरल डाउट है, हम्म। तो मेरा जनरल डाउट है, यस प्लीज़ बताइए। मैं पूछ सकती हूँ? सर एक्चुअली और स्पेशल एजुकेशन का पूछना था, और हाँ इसमें हाँ बीएड करना सही है या फिर डिप्लोमा ज़्यादा अच्छा ठीक बेटर है, है? इससे मैं बात करता हूँ अभी। यस शिवानी, शिवानी तिवारी। हेलो सर। हेलो शिवानी जी बताइए प्लीज़। सर इस साल मेरा डीओ में एडमिशन हुआ है, तो सर इस साल सीटेट लेना यस यस, लाइक दिसंबर में एग्जाम होंगे कॉलेज के भी, फिर कई दोनों डेट वो ना नहीं आ नहीं जाए डेट एक ही उट साथ। कोलाइड नहीं करेगा, और कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा हो चाहे जो भी चल रहा हो, नहीं देंगी तो क्या उसके दुर्गामी नुकसान हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैलकुलेशन करना, ठीक है। और सर पेपर 2 में सोशल साइंस मैं चूज करूँ, क्योंकि मेरा आर्ट्स था 12th और ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना था। आप सोशल साइंस ही चूज़ कर सकती हैं, और कुछ आप चूज़ ही नहीं जी करेंगी, सर। आप किसी और चीज़ के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आपको सोशल साइंस ही चूज़ करना है, यस सर, यही डाउट था, थैंक यू सर। ठीक है। आपको सोशल साइंस ही चूज़ करना है, आप वही चूज़ करेंगे। हाँ यस नेहा। ओके सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा जी बताइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है नेहा जी बताइए। हाँ हेलो, हाँ जी नेहा। हरियाणा से हूँ तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ सीटेट के लिए? यस यस बिल्कुल एलिजिबल है, सीटेट देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन अगर हरियाणा से हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा का भी टेट देना है आपको, ठीक है। ओके। ओके यस तरन्नुम। तरन्नुम नैन्सी। हेलो सर। हेलो नैन्सी जी बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया था, तो लाइक अगर मैं बीएड करती हूँ तो क्या अभी मतलब जी मैं जो सीटेट पे सब्जेक्ट बात था? कर रहा हूँ, जो भी सीटेट से रिलेटेड डाउट है वो पूछिए। सॉरी सर, मुझे अच्छा पूछना था ठीक है बीएड से ओके। रिलेटेड। यस चारुल, यस प्लीज़। सर मैंने बीएड करनी है तो मुझे सीटेट पेपर 2 ही देना है, लेकिन ना गलती से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पेमेंट चली गई है आपके अच्छा अच्छा पास। ठीक है, जब ओरिएंटेशन में बात होगा तो मैं देख लूँगा क्या चीज़ है, और वो आपको उसी दिन रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ठीक है सीटेट से बस जी नैन्सी बताइए। तो सर मेरे पास जी जो सब्जेक्ट था उसमें इंग्लिश भी था 2 सेमेस्टर में, तो क्या लाइक मैं जब सब्जेक्ट कॉम्बो यहाँ मेरा मैं किस चीज़ बनेगा पे, तो नैन्सी में किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ यहाँ पर? सीटेट? हाँ तो आपको कुछ सीटेट से रिलेटेड डाउट है?
नो सर, हाँ, तो सॉरी। आपका जो डाउट है उसमें मैं एंड में बात करूँगा, ठीक है? ओके। ठीक है, पहले हाँ यस तरन्नुम। तरन्नुम परवीन, आई गेस अपना माइक चेक करिए। श्याम कृष्ण, श्याम, यस प्लीज। हाँ जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर मेरे को ये जानना था कि ये अपना सीटेट जो आप करवाएंगे प्रिपरेशन, ये कब तक फिनिश हो जाएगा प्रिपरेशन? क्या जी सीटेट का? प्रिपरेशन करवाएंगे ना, फिर आप क्लासेस जो करवाएंगे तो ये कितने दिन चलेगा क्लासेस? अरे मिनिमम 2 मंथ तो चलता ही है, मिनिमम 2 महीने लगते हैं पढ़ाने में पूरा, ठीक है? और इसमें मतलब ये जितने भी टाइम जो सारे कोर्स कराए जाएंगे? यस यस, सारे सब्जेक्ट्स, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, सारा ही करवाया जाएगा। और फिर इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, प्रिपरेशन क्लास में बात करूँगा अभी, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सीटेट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है? चलिए किसी और कैंडिडेट। हाँ एडमिशन रिगार्डिंग, लेकिन वो अभी आपने कहा कि बाद में कुछ देख ले तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी वॉइस शिवम नहीं आ रही है। यस दिव्या सिंह। गुड इवनिंग गुड इवनिंग दिव्या जी, Hello? बताइए। हाँ सर, जैसे हमने आईपीयू से बीएड करा, उसके बाद हम एलिजिबल हैं, मतलब अभी सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। यस यस, वेरी नेक्स्ट डे से आप एलिजिबल हैं। हाँ जी, तो हम किसी और स्टेट का भी वो दे सकते हैं साथ के साथ ही, Yes, अगर yes. वैकेंसी बिल्कुल दे सकती हैं। टीचर एलिजिबिलिटी Sir- टेस्ट का एग्जाम दे सकती हैं, टेट का दे सकती हैं, जॉब का नहीं, जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं है जब तक बीएड कंप्लीट नहीं है। सर मतलब बाकी स्टेट में जो भी वो होंगे एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, उसके लिए एलिजिबल है। उसमें बीएड का वो नहीं होगा ना कि कहाँ से करिए आप नहीं, उसके लिए एलिजिबल हैं आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड कहाँ से कर रही हैं, ठीक है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप वो दे सकती हैं। बाकी होता क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट टीचिंग जॉब हो, सभी लेवल पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप पहले से पास रहती हैं तो एक एडवांटेज ये भी मिलता है, जब बच्चा सेकेंड ईयर में रहता है तो वो जनवरी वगैरह के मंथ से ही अपना जॉब वॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता है तमाम स्कूल्स में, ठीक है? तो भाई स्कूल्स बोलेंगे कि सीटेट पास हो, हाँ तो भाई पहले ही से पास हो तो आप इंटरव्यू के लिए सीधा चले जाओगे, ठीक है? तो आपका एक पंचिंग पावर हाई रहता है, ठीक है? बाकी आप बीएड कहीं से किए हो, आप दूसरे स्टेट का भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जो रिस्ट्रिक्ट करता हो, अदरवाइज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? कोई और जिसको सीटेट वगैरह से रिलेटेड कुछ डाउट है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। आशीष सर यादव। जैसे सीटेट के एग्जाम है तो बिहार और दिल्ली में सेम ही होता है ना पेपर सीटेट का? यस यस यस, पूरे पैन इंडिया में सेम होता है। ओके सर, थैंक यू। एंड कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको भी सीटेट का सेम पेपर देना होता है। ऐसा नहीं कि स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए ऐसा कुछ है कि उसको सीटेट नहीं देना है या सीटेट का कोई और पेपर देना, नहीं, यही सेम सीटेट का पेपर आप दोगे अगर आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहे हो तो भी। सर जैसे कि सेम डेट पे भी पेपर होता है क्या बिहार और दिल्ली का? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सेम डेट पे नहीं होगा, ठीक है? हाँ यस इशरत। सिलेबस भी सेम होगा? यस सिलेबस भी सेम होगा, चाहे आप स्पेशल एजुकेशन से हैं, ठीक है? सिलेबस भी सेम होगा। आप स्पेशल एजुकेशन से हैं इशरत? यस सर, मेरा टीम सर हो गया स्पेशल। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, तो है क्या कि जो है देखिए यही सर मुझे पूछना था देखिए सीटेट के लिए। जी शिखा। सर मैं कह रही थी सर, वो सर आपने बोला कि सर दोनों मतलब पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा, तो सर दोनों की तैयारी करवाओगे आप? दोनों की मतलब हम लोग दोनों की करवाते हैं, जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है वो दे। अच्छा तो फिर अच्छा, अरे हम लोग को पता रहता है कौन पेपर 1 का है कौन पेपर 2 का है, उसी हिसाब से सेक्शन वोकेशन बांट देते हैं ना। अच्छा तो सर जैसे हमें फी पेमेंट करनी होगी वो सर, हैंडलर को जब पता हम रहेगा, वो fee सब payment चेक किया जाएगा, वो आप घबराइए मत। सर मेरे को पता नहीं है ना कुछ, सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर फी पेमेंट वगैरह का, सर मैंने पेमेंट भी नहीं करी है सर, कुछ अरे तो कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा मैं सर मेरे डाउट से क्लियर कर दो सर, आप मैंने पूछे थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बैच पे ही आने वाला था, मैं बस डाउट एंड क्वेरी लेना चाह रहा हूँ क्योंकि डेली बाइट्स की किसी वेबिनार सेशन में कोई ये सब नहीं डिस्कस करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले डाउट एंड क्वेरी ले लिया, उसके बाद ही मैं बैच पे बात करूँगा, ठीक है शिखा? तो आप निश्चिंत रहिए।
जैसे कि अभी इशरत ने बताया कि इशरत आप डेली बाइट्स पे ही स्टूडेंट रही है ना? यस सर, मैंने जामिया का सर दिया था, मेरा उसमें भी इंटरव्यू क्लियर, मतलब इंटरव्यू में नहीं आ गया सर। हाँ देखो अभी इशरत 29 यहीं पर बस डेली बाइट्स फेल कर जाता है। अब आपने बोला कि सर हम क्वालिफाई किए हैं, तो हम लोग फीडबैक वुडबैक नहीं लेते हैं बहुत ज़्यादा लोगों से, ठीक है, कि इशरत आप चले आइए हमारे यहाँ ये फीडबैक दीजिए ये दीजिए। तो हमारे स्टूडेंट जो टॉप भी करते हैं वो भी रह जाते हैं कि हम लोग उतना ऐसा नहीं कि झाड़ में चढ़ा दिए बच्चे को, ठीक है, एक नॉर्मल सा सिंपल सा फीडबैक सेशन हो गया तो हो गया। तो यही डेली बाइट्स फेल कर जाता है। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा डेली बाइट्स के यूट्यूब पर, ठीक है, कोई ये सर देखा था। हाँ, तो यहीं पर डेली बाइट्स फेल कर जाता है। हम लोग फीडबैक वुडबैक जो इस तरह से नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पेड प्रमोशंस वी यूजुअली अवॉइड। चलिए खैर, थोड़ा सा अब यहाँ से वही लोग रुकेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर सीटेट के प्रिपरेशन क्लासेस के डिटेल के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बी एडवर्ड से रिलेटेड डाउट है, जो भी मुझे सीटेट पे चर्चा करना था, जो भी सीटेट के रिगार्डिंग आप लोगों का मुझे अटेंशन लाना था, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। जिनको भी सीटेट का डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस से रिलेटेड कुछ जानना समझना है, वो मैं डिटेल थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी कोई भी ऐसा बच्चा है जो बी एड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से कुछ रिलेटेड डाउट है, कुछ और समस्या है, तो श्योरली आप स्टे कर सकते हैं, उन बातों पर मैं चर्चा कर दूंगा। देखिए यूट्यूब पर तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी इन शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोगों का जो भी डाउट एंड क्वेरी होगा उसको भी यहीं पर लगे हाथ ले लेंगे। देखो यार, कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन करने जाता है तो दो बातें बहुत सिंपल सी रहती हैं। एक तो भाई आदमी सोचता है कि यार कम पैसे में मेरा काम हो जाए। तो देखो यार, जो कम पैसे में रैंडम प्रिपरेशंस होते हैं ना, वो सिंपल सा मेथड यही होता है कि वो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, पिछले साल के नोट्स पर नया ईयर का डेट मिल जाएगा, कुछ उसमें मॉक टेस्ट डाल दिया जाएगा एंड दैट विल बी ऑल। इसमें फ़ायदा क्या होता है, मान लो लेट से कोई चीज़ 1000 रुपये का है, ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे जानते हो कितने लोग? 1000 लोग। 1000 रुपये का आइटम है या 10,000 लोग क्या लो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये का है, सस्ता देख के से होता क्या है, 10,000 लोग ज्वाइन कर लेंगे। इस 10,000 में पता है कितने लोग पास करेंगे? गिनती के 50 भी ठीक से नहीं पास करते हैं, गिनती के 50। लेकिन होता क्या है, कोई कुछ पूछेगा तो है नहीं, क्यों कोई कुछ नहीं पूछेगा? तुम रिकॉर्डेड लेक्चर लिए थे 1000 रुपये में, अब 1000 रुपये में क्या सवाल भी करोगे क्या उनसे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जवाब दीजिए या कुछ ये वो? इस 50 में क्या होगा, 10 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करके यूट्यूब पर डाल दो, जिसका काम है उसका तो चल रहा है। तो होता क्या है कि ये जो रैंडम प्रिपरेशन है ना, ये यूट्यूब पर आपको डेली बाइट्स के ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप डेली बाइट्स के पुराना प्लेलिस्ट वगैरह चेक करोगे तो आपको पूरा मैराथन सीरीज़ और ये क्या कहते हैं पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह डेली बाइट्स के यूट्यूब पर पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएगा, आप जाके सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो यार, वो जो फ्री रिसोर्स होता है ना यार, मतलब आई यूजुअली बिलीव कि जब आप टीचर के साथ लाइव क्लास रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होते हो ना, उसका कोई मैच नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर उक्चर से, ठीक है। आप यूट्यूब पर कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी वीडियो देख लो इसी सीटेट को लेकर, लेकिन जितना आसान तरीके से यहाँ माइक ऑन करके उसी बात को चर्चा कर लोगे, वो चीज़ यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमको पता है कि अच्छा किसी कैंडिडेट लेट से शिखा ने हैंड के रेस कर रखा, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि अभी और बार बार हैंड रेस करे, मुझे सही बात करना है, ठीक है। बस यही फ़र्क है डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में और किसी और प्लेटफॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्लासेस बिल्कुल ऐसा ही होती है और वहाँ पर तो आप डायरेक्टली माइक एक भी ऑन कर सकते हो। अब सिंस होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को सीटेट में अलग अलग फीडबैक और ये सब सारा कुछ देखना रहता है, तो अगर डेली बाइट्स में पास्ट में लेट से हमारे सीटेट के बैच में लेट से अगर इस बैच में लेट से 20 स्टूडेंट हैं, तो पता है कितने बच्चे एक बार में पास कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो बैच आपके आगे दिख रहा है, 100% सिलेक्शन रेशियो था मेरे पहले बैच का, 100%, 20 में से 20 पूरा सारे के सारे पास। और सीटेट में खुद गवर्नमेंट का डेटा ये चीज़ कहता है कि अगर 100 बच्चा पेपर 1 देता है तो इसमें से 74% स्टूडेंट शायद फेल हो जाते हैं, और एज फार एज जो पेपर 2 कंसर्न्ड है, इसमें 86% बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो पेपर देने वालों की होती है सीटेट का, लगभग 13 से 14 लाख लोग देते हैं पेपर, ठीक है। इसीलिए जो डेली बाइट्स पे प्रिपरेशन का मॉडल रहता है वो और जगह से अलग है, और हम लोगों को इस पे लेकर बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है कि हमको ऐसे ही करना है। हमको वो 1000 का बाजार वाला काम नहीं करना है कि 1000 रुपये कर दो और इस 13-14 लाख में से 1000 लोग जुड़ जाएं और ये वो, ठीक है। अपना अपना काम करने का तरीका है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। तो डेली बाइट्स पर कोई भी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करता है कैंडिडेट, तो आप अपने स्क्रीन पर सिंपल सा देख सकते हो कि भाई सीटेट का
कोई पेपर 1 दे रहा है तो उसका फ़ी 4,999 है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, मॉक, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ मिलता है, सब कुछ, ठीक है। और कोई पेपर 2 ज्वाइन कर रहा है सीटेट का तो इसमें फ़ी 1,000 रुपीज़ ज़्यादा होता है, 5,999 होता है। इसमें भी नोट्स, मॉक, रिकॉर्डेड लेक्चर और हाँ अलग से वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, अलग से वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स भी मिलेगा एंड लाइव क्लास भी होगा। जैसे आप यहाँ पर मेरे से सेशन में बात कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही लाइव क्लास भी कंडक्ट होगा। और कोई भी ऐसा बच्चा है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है तो भाई अब दोनों के लिए एलिजिबल हो तो फिर आपके लिए है क्या है ना, तो ज़्यादा डिस्काउंट सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि देखोगे ये ऊपर का 3 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यही रीज़न है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ज्वाइन करता है तो डिस्काउंट रहता है। अच्छा अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, अब ये थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड है आपके, ध्यान देना, जब तुम सीटेट में लैंग्वेज 1 का पेपर सेलेक्ट करोगे ना तो वहाँ तुमको बहुत सारा सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। तो उनको लगता है अरे एक ही बात है, या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो या हिंदी सेलेक्ट कर लो या हिंदी सेलेक्ट कर लो या इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। नहीं भाई, ये एक ही बात नहीं है। अगर तुम लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो और लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो, दोनों दो अलग बातें हैं। और अगर तुम लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो, वो टोटली अलग बात है। पूरा पेपर स्ट्रक्चर आपके लिए चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैडागॉजी से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है। ये जब सीटेट का प्रिपरेशन क्लास होगा तो फैकल्टीज डेली बैठ से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको चूज़ करना है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली इंग्लिश हिंदी चूज़ कर लिए। वैसे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अमूमन उनको पहला इंग्लिश रखना चाहिए और दूसरा हिंदी रखना चाहिए, ठीक है, ये चॉइस उनकी है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। बाकी अगर आप डेली बैच की प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर फैकल्टीज़ बताएंगे कि वो सब कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली फी मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है। फिलहाल जो हमारा टेंटेटिव डेट है वो 31 जुलाई से है, लेकिन मेरे अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट 31 जुलाई को है। जामिया में इंटरव्यू शेड्यूल चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि 7 से 10 दिन डिले ही होके शुरू होगा। एंड बेहतर भी है डिले होके ही शुरू हो, क्योंकि अगर कल को सीटेट को कोई अपडेट करना है या कुछ चेंज करना है तब तक वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो मोटी मोटा मान के चलिए कि अगस्त आने ही वाला है, 1st-2nd वीक ऑफ अगस्त में डेली बैच पर प्रिपरेशन क्लास शुरू होते हुए देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पेपर 2 से हैं, सोशल साइंस से हैं या साइंस से हैं, जो भी हो आपको दोनों का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, दोनों का नोट्स में एक्सेस दिया जाएगा, दोनों का, ताकि कैंडिडेट का चॉइस है जिस सब्जेक्ट का वो हो वो अपने हिसाब से दे सकता है। सोशल साइंस दोनों का एक्सेस दिया जाएगा, नोट्स का पूरा एक्सेस दिया जाएगा। एंड वो एक्सेस बिल्कुल आपको डेली बैट्स की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगी। ये आपके आगे एक मैं डेमो दिखा दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तुम ज्वाइन करो तुमको लगा बाद में कहीं और ही कुछ और पकड़ा दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है उसी में आपको जो है एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है तो इसमें पूरा लेक्चर नोट्स वोट सब रहेगा, इस पर भी एक्सेस दिया जाएगा। और हाँ, ये जिस तरह से आप इस गूगल मीट पर सेशन ज्वाइंड हो, उसी तरह गूगल मीट का आपको लाइव क्लास के लिए लिंक आएगा। एटलीस्ट 2 मंथ तक क्लास चलता है, ठीक है। तो जिस भी डेट से शुरू होगा मान के चलो कि 2 महीने तक क्लास चलेगा, साथ में इस पूरे कंटेंट पर आपको एक्सेस भी दिया जाएगा जो आपको वेबसाइट पर दिख रहा है, क्योंकि वो हम लोगों को पता है क्या दिक्कत होती है अगर आपको एक्सेस नहीं दिया जाए। आपको अभी नहीं पता चल रहा है, बाद में जब आप नोट्स और मटेरियल देखोगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो पेपर 1 पेपर 2 सबका एक्सेस दे दिया जाता है कि किसी भी लेवल पर कोई भी कैंडिडेट पेपर दे रहा हो तो आपको सभी लेवल पर हेल्पफुल रहे। हेल्पफुल क्यों रहे? क्योंकि देखो भाई, हमारा सिंपल सा फंडा है, हम लोगों का ऐसा नहीं है, देखो हम लोगों का ऐसा नहीं है कि लेट से कि तुम सीटेट के लिए ज्वाइन किए 2000 रुपये में, कल को फिर लेके चले आए भाई यूपी टेट का ज्वाइन कर लो, ये भी 2500 रुपये में। नहीं, ये जो डेली बैच पे जो सीटेट का प्रिपरेशन कराया जाएगा ना, ये मोर देन सफिशिएंट है आपको स्टेट टेट भी क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, ये वेबसाइट पर जितना नोट्स और कंटेंट है पूरा एक्सेस हम लोग 1 साल के लिए दे देते हैं आपको, जाके उस पर मॉक दीजिए, नोट्स दीजिए। तो है क्या ना, स्टेट टीईटी एग्जाम्स में भी मोर और लेस वही चीज़ आपसे पूछता है, तो वहाँ पर भी एक कैंडिडेट क्वालिफाई करने में कैपेबल रहता है। और हाँ, डेली बैच की प्रिपरेशन क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपना सीटेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, तो जो भी हमारा अपकमिंग बैच होगा
उसको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। क्राइटेरिया सिंपल सा है कि पहले तो तुमको जो मॉक टेस्ट दिया गया था तुमने सॉल्व किया था, दूसरा तुम्हारा क्लास में 90% अटेंडेंस है। मैं 90 छोड़ो, मैं 85 भी कह रहा हूँ, अगर आपका अटेंडेंस है और आप नहीं सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, तो आपको कराया जाएगा। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुम एग्ज़ाम दो, क्योंकि लास्ट ईयर 1-2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे महान आत्माएं कि सर हम तो पेपर देने नहीं गए थे। तो अब पेपर देने नहीं गए थे तो ये आपका फॉल्ट है ना भाई, पेपर देने क्यों नहीं गए थे? आप पेपर दीजिए, आप डेली बैच से क्लास में पढ़े हो 80-85%, हमारी गारंटी है आपका सीटेट में सिलेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो दोबारा फिर पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। और जो सारा मॉक टेस्ट है आपको फिर से सारा एक्सेस दिया जाएगा। तो डेली बैच की जो प्रिपरेशन क्लास है, जो 1-to-1 इंटरेक्शन, सिंपल सा तरीका है कि जैसे आप यहाँ पे माइक ऑन करके सारा कुछ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो हमारा सीटेट की क्लास एक बार बैच बन जाने के बाद, ग्रुप बन जाने के बाद एकदम क्लोज लूप में आपको सारा कुछ कराया जाता है। जो बच्चे बीएड के प्रिपरेशन के डेली बैच पर, उनको ऑलरेडी पता है। सेम डाउट क्लियरेंस का मेथड, डाउट क्लियरेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ये ओपन मीट है, फिर भी माइक पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। क्लास में डायरेक्टली आप माइक ऑन करके चैट बॉक्स उस बॉक्स सब ओपन रहता है, टीचर से डायरेक्टली डाउट क्लियर वहीं का वहीं बात करके कर लीजिए। सभी टीचर्स क्लास में आपको वर्कशीट प्रैक्टिस करने के लिए देते ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस रखिए। फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है डेली बैच की वेबसाइट पर आपको एक्सेस दिया जाएगा, चाहे आप साइंस से हो, सोशल साइंस से हो। और हाँ, ये समझ सोचना कि हम लैंग्वेज से हैं, हम आर्ट से हैं, हम फलाना से हैं। सबको, अगर तुम लैंग्वेज से हो, आर्ट से हो, कुछ भी हो, सबको सीटेट के पेपर 2 में सोशल साइंस वाला ही चूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको इसीलिए मॉक टेस्ट पे सभी लेवल पर हम लोग एक्सेस देंगे कि अगर लास्ट मोमेंट में आपको कल को कुछ चेंज करने का मन करता है तो आपको हर चीज़ अलग अलग जाके ना खरीदना पड़े कि पहले 1,500 रुपये का पेपर 1 दिए, फिर 1,500 रुपये का पेपर 2 दिए, फिर 200 रुपये का नोट दिए। ये सब नहीं करते हम लोग। सिंपल सा एक कंप्लीट वो है, पूरा कंप्लीट एक्सेस दे दिया जाएगा। कंप्लीट ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई सा भी लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम दीजिए, सीटेट का दीजिए, यूपी टेट दीजिए, हरियाणा टेट दीजिए, जो देंगे सब में पास कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होगा उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। कल को ऐसा हुआ एग्जाम आ रहा है, आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, सारा कुछ करना है, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, लेक्चर का टाइम क्या है? 8:45 PM हर दिन। ध्यान देना, रात में 8:45 PM से 10:30 PM, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा है जो 9 PM पर ज्वाइन कर पाएगा, उससे पहले नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो 8:45 पर टीचर लिंक सेंड करता है, 5-10 मिनट लग जाता है क्लास शुरू होते होते, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो 9 PM पर। एंड मंडे एंड फ्राइडे आपको बैच में ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक का जो सिस्टम है थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि फ्राइडे या संडे आपको ब्रेक दे दिया जाए, कुछ चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जो बच्चे बीएड कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा हैक्टिक हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रख के एटलीस्ट हम लोग ब्रेक का प्रोविजन रखते हैं। और जो भी हमारा टारगेट है वो अपकमिंग जो दिसंबर वाला पेपर है उसी को टारगेट लेकर हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि पेपर बाद में होगा या कुछ चेंज हो गया, तो ये सारा चीज़ इसी दिसंबर वाले को ही टारगेट लेकर करवा रहे हैं। कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है, सारा कुछ एग्जैक्ट डेट, शेड्यूल, टाइम के हिसाब से होगा। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, नोट्स भी बाइलिंगुअल हो गए, एंड फैकल्टीज क्लासेस तो बाइलिंगुअल भी होती हैं। इनफैक्ट पीपीटी वगैरह भी जो शेयर करते हैं वो लोग बाइलिंगुअल होता है। कोई इंस्टॉलमेंट मेथड में पे करना चाहे, येस आप कर सकते हैं। अगर आप केवल बीएड वाले हैं, पेपर 2 ज्वाइन कर रहे हो, तो आप 3,000 रुपीज़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 2,999 का सेकंड इंस्टॉलमेंट देकर ज्वाइन कर सकते हो। और आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ज्वाइन कर रहे हो तो 3,999 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,000 का पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, डाउट एंड क्वेरी एकदम जैसे यहाँ मैं सब कुछ डिस्कस करा रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ, एकदम उसी तरह से आप कर सकते हो। और हम लोग कोई होमवर्क नहीं देते हैं। होमवर्क नहीं देने का कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है? ये नहीं कि ये करके लाइएगा, वो करके लाइएगा। देखो यार, ये सब सुन के अच्छा लगता है कि होमवर्क दे दीजिए, ये दे दीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी किसी डिग्री कोर्स में एनरोल्ड रहते हैं उनकी पहले ही से बैंड बज जाती है। कॉलेज जाना आना उनका काम, असाइनमेंट, उसी में हम लोग भी पकड़ा दें तो इससे आपको दिक्कत होने लगेगा। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि टीचर्स क्या करेंगे, आपको गूगल फॉर्म देंगे, आपको क्विज देंगे, वहीं करवा देंगे क्लास में ही, सो दैट साथ के साथ प्रैक्टिस होते रहे। अगर तुमने आज पियाजे की थ्योरी समझी है, आज तुमने एरिक्सन का थ्योरी समझा है, आज तुमने ब्रॉनफ्रेंड बनर समझा है, ठीक है, तो और आज तुमने वाइगॉस्की की थ्योरी समझी है, ठीक है, आज तुमने वाइगॉस्की की थ्योरी समझी है, तो उसी समय तुमको क्विज विज दे के करा दिया जाएगा, उसी समय। ये नहीं कि बाद में करा रहे हैं, बाद में होगा क्विज बाद में, उसी समय कर लीजिए भाई, कोई होमवर्क नहीं रहेगा, सो दैट आपको जो है ढंग से प्रैक्टिस हो। और हाँ, आप DSSB का पेपर देते हो या तमाम स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब्स का पेपर देते हो, ऑफन आपको कुछ इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि कुछ सिमिलर रहता है जो सीटेट में आपने पहले पढ़ रखा है या सीटेट में जो आपसे पूछता है। जैसे कि
DSSB के पेपर में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछता है, CDP। अब सीटेट क्या होता है ना, एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। सीटेट में क्या होता है, आउट ऑफ 150 जितने बच्चे 90 पाएंगे सब पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, गधा घोड़ा खच्चर सब लोग खींच घाँच के किसी तरह 90 पा जाते हैं और उनको लगता है चलो भाई बला टल गई। नहीं यार, बला नहीं टली। कल को जब गवर्नमेंट जॉब आती है ना, तमाम तुमको गवर्नमेंट जॉब ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा कि जो कुछ भी तुमने सीटेट में प्रिपेयर किया था, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में 15 से 20% पेपर या 10% पेपर आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाएगा जो सीटेट वगैरह में पूछा था। तो वहाँ तुम ढंग से पढ़े रहते हो तो उसका फ़ायदा यहाँ देखने के लिए मिलता है। DSSB में तो डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा आपको। और जो भी बच्चे कैटेगरी के हैं तो उनके लिए आउट ऑफ 150 केवल और केवल 82 पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कमाल की बात समझिएगा, जो कैटेगरी वाले हैं जरूरत से ज़्यादा खुश मत हो जाना भाई। आउट ऑफ 150 तुम्हारा 82 पासिंग मार्क्स है सीटेट में। सीटेट में जो सी है वो स्टैंड करता है सेंट्रल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी, लेट्स से KVS में, NVS में, EMRS में, तब तो तुम एलिजिबल हो सीटेट के नंबर पर कि 150 में तुम 82 पा गए और पास हो गए कैटेगरी के बेसिस पर, तब तो एलिजिबल हो। लेकिन इमेजिन करो तुम रहते हो दिल्ली में, कल को टीचिंग की वैकेंसी आई बिहार में और तुम 86 मार्क्स पा के सीटेट पास थे, तो तुम रहते दिल्ली में हो। अगर इमेजिन करो तुम दिल्ली में रहते हो और कल को तुम बिहार में गए, तो बिहार में तो तुमको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा ना, तो तुम्हारा तो 90 है नहीं, तो तुम सीटेट से बाहर हो गए, एक तरह से तुम फेल हो, तो तुम नॉट एलिजिबल हो गए। तो इसीलिए कैटेगरी वाले बच्चे को भी 90 ही पा के पास होना चाहिए। जैसे इमेजिन करो कोई बच्चा मान लो दिल्ली में रहता है, इमेजिन करो कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, वो लेट से SC कैटेगरी का है और वो 86 पा के पास हो गया सीटेट। कल को यूपी में कोई वैकेंसी आई और वहाँ बोला कि हाँ सीटेट वाला एलिजिबल है। अरे तो भाई तुम दिल्ली से आते हो तो तुम दिल्ली से आके यूपी में अप्लाई करोगे तो तुम जनरल कैटेगरी में नहीं आ गए। अगर तुम जनरल कैटेगरी में आओगे तुम्हारा सीटेट का मासिक मार्क्स 90 होना चाहिए। तो 90 ही पास करने का सही फंडा या तरीका है। तो इसीलिए जो डेली बाइट्स का मेथड है हमारी क्लास में सिंपल सा है कि भाई हॉलिस्टिक डिस्कशन है, डिटेल वे में आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, सारा कुछ फैकल्टी से बात कर रहे हो, तो कहीं ना तो कहीं तुरंत में जो नहीं दिखता है फ्यूचर में उसका आपको फ़ायदा मिलता है। तमाम एग्ज़ाम देने में मार्क्स के पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ तो वापस आपको उसी फी में फिर प्रिपेयर कराएंगे। तो है क्या ना कि लेट से कोई बच्चा 5999 पे करता है तो समझ लो तुम्हारे साथ में इंश्योरेंस भी कर दिया है हमने कि तुम नहीं पास होगे तो दोबारा फिर कराएंगे, ठीक है। दोबारा फिर कराएंगे तो भाई वो हमारे लिए भी जिम्मेदारी बन जाती है, एक लाइबिलिटी हो जाता है। तो सिंपल सा जैसे गूगल मीट वगैरह पे क्लास होता है एंड कहीं ना तो कहीं कंसेप्ट पर हमारा फोकस ज़्यादा है, कंटेंट पर थोड़ा कम है। कंटेंट पर फोकस रहता ज़्यादा तो हम लोग क्या करते हैं कि यार सिंपल सा फंडा है यार, बहुत दिमाग लगाने का बात नहीं है, 2499 करते और कहते जाके वेबसाइट पर सीधा परचेज कर लीजिए और खूब सारा नोट्स, खूब सारा वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट डाल देते हैं। लेकिन जानते हो यार प्रॉब्लम क्या है, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वाह 2000 रुपये में फ़लाना के यहाँ बैच ज्वाइन किए हैं, उन्होंने इतना सारा नोट्स दिया है, उतना सारा लेक्चर्स दिया है, उतना सारा मॉक दिया है। अभी ये सारा कर पाओगे? क्वेश्चन यही कि सारा कर पाओगे? किसी शादी में गए, खूब सारा खाना लगा हुआ था, खूब सारा बूफे लगा हुआ था, खाओगे तो उतना जितना तुम्हारा पेट है ना, तो यहाँ डाइजेस्ट तुम उतना ही करोगे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये सब नोट्स लेक्चर मॉक देख के टेम्पटिंग तो लगता है कम पैसे में, लेकिन यार कितना पढ़ोगे भाई। और सीटेट का एग्ज़ाम देना है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी ना दे रहे हो। तो कहीं ना तो कहीं कंटेंट जो है सपोर्टिंग रोल में होना चाहिए और कंसेप्ट पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए एंड क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। और जब आप उस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तब चीज़ें थोड़ा सा परफेक्ट वे में आती हैं, एक्सपीरियंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, डेवलपमेंट वाइज, पोटेंशियल वाइज, नॉलेज वाइज, एथिक वाइज, कॉम्पिटेंस वाइज, ठीक है, विजन वाइज, ठीक है, तब थोड़ा ज़्यादा बेहतर आता है और तब कहीं ना कहीं आप एक अच्छे टीचर के तौर पर किसी स्कूल में लैंड करते हो। एंड डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में कोशिश हमारी पूरी रहती है कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए मिले। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं 31 का टेंटेटिव डेट दिया गया है, लेकिन शायद उसको हम लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन पोस्टपोन करें बिकॉज ऑफ सिंगल रीज़न, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जामिया में इंटरव्यू, आईपी में बहुत सारे बच्चों का स्पॉट राउंड और ये वो दुनिया भर का फंसा हुआ है, और DU में भी अभी सभी कॉलेजेस में क्लास नहीं शुरू हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा असमंजस में हैं, तो इसलिए हफ्ता 10 दिन डिले करके शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग एक सेशन में एक ही बैच कराते हैं। सीटेट का जुलाई सेशन है, एक बैच होगा, दिसंबर है, एक ही बैच होगा, क्योंकि उसको ढंग से करवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ढंग से करवाने के लिए तो एक ही बैच रहता है।
चलिए खैर, तो अब किसी को डाउट एंड क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल कम टू यू पीपल डायरेक्टली। आई विल कम टू शिखा फर्स्ट। जी शिखा बताइए। थैंक यू सर। तो मेरा डाउट था कि सर I2 के सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। देखो कैसे पता कौन सा करूं? कॉलेज एलोकेट हुआ है आपको? मेरे को लीलावती। ठीक है, देखो शिखा, आईपी में कॉलेज अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डेट पर शुरू होता है, और तुमको करना क्या चाहिए, कल है मंडे, तुम एक बार ऐसे ही जाओ लीलावती घूम आओ। सर मैं घूम आई हूँ सारे। हाँ, तो बस जब विजिट करने गए तो क्यों नहीं पूछ रही किस दिन से क्लास शुरू कर रहे हैं? तो मेरी सर मैं किसी और रीजन से गई थी। रीजन ये था मेरी फी ना डबल पे हो गई थी, तो फिर इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि द्वारका जाओ मेन कैंपस, फिर वहाँ पे वहाँ से गई मैं। और क्या, देख लो भाई, तो वो अमीर अमीर पहले- बच्चे हैं, 60-60 हज़ार रुपये 2 बार पे कर रहे हैं ये लोग। सर वो गलती से हो गया। तो अच्छा, गलती से तो 60 हज़ार रुपये बार-बार आपने 2 बार पे करना कर था। दिया? तो गलती दो से, बार OT भी चला गया। अच्छा, गलती से 60 हज़ार रुपये पे कर दिया था आपने? सर मैंने नहीं करा सर, भैया से हो गया था अच्छा, सर। 60 हज़ार रुपये उन्होंने गलती से पे कर दिया। हाँ ठीक है, आगे बताइए। हाँ। तो मैं अपने कॉलेज गई। हम्म। मैंने कॉलेज गई, मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, 2 महीने तो लगेंगे अगर फी पेमेंट हुई, क्योंकि आपने सीधा कैंपस को गए ना हाँ, फी। कैंपस तो हो गया हम है, ये बात, द्वारका गया है, हाँ राइट। तो हमारे पास तो बाद में लिस्ट आएगी किस बच्चे को कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, तो क्या द्वारका जाओ। हम द्वारका गए, उन्होंने बोला 15 डेज लगेंगे। हम 8 तारीख को गए थे, 15 डेज हो गए, 11 दिन हो गए। तो मैं कल सोची थी मैं कल पहले द्वारका जाऊँ, बट सर पहले मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा पूछने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सुनो, फिर मैं द्वारका तुम कल जाऊँगा। सुबह निकलो आराम से 8:30 बजे। पहले तुम द्वारका जाओ, रिटर्न में एप्लीकेशन दो। मैंने 2 बार फ़ी पे कर दिया था, मेरा फ़ी वापस कर दिया, वो कर देंगे, ठीक है। वहाँ से जाओ लीलावती, ठीक है। वहाँ पूछ लो कब क्लास वाला शुरू हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया है। हर कॉलेज का अलग अलग डेट और टाइम पे शुरू होता है, और वैसे तो आईपी वाले 30 उस तारीख को बुलाए हैं, लेकिन आप जाइए, कल आप जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी ये सब डाउट है उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। अगर कल नहीं विजिट कर पाती हैं तो कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बताइएगा, डायरेक्ट मैं फ़ोन से बात करवा दूंगा आपका लीलावती में, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं वहाँ के जानने वाले। जी, तो सर मैं ये पूछ रही थी सर मैं पूछ रही थी, तो सर वो द्वारका वाले कर देंगे 15 दिनों में आ जाएगी आपकी फी पेमेंट, मतलब वापस से आ जाएगी, और वो कॉलेज वाले करके 2 महीने लगेगी कम से अरे कम। फिर इसके बाद तुम मानो। द्वारका वालों की बात मानो, कॉलेज वाले वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, कॉलेज वालों के पास आ जाता है तो टाइम लगता है। एक्चुअली देखो यार, सुनो, तो अब तो सर 20 दिन होने वाले हैं, अभी तक नहीं आएंगे। हाँ तो तुम भी तो वापस फॉलो अप नहीं की, वापस द्वारका चले जाइएगा, वो लोग रिफंड कर देंगे। वो द्वारका से ही होगा, कॉलेज के पास नहीं गया वो फी। देखिए शिखा, ऐसा इसलिए होता है ना, मैं एक सिंपल सा आपको बात बताऊं, बच्चों को क्या लगता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट किए तो वहाँ से पेमेंट किए तो तुरंत उनके जेब में चला गया। ऐसा नहीं है यार। वो आप पता है, अभी आप डेली बाइट्स पर कोई ऑनलाइन ऐप में जाके पेमेंट कर देना, हम लोग रिफंड नहीं कर पाएंगे। उससे चाहे जो हो जाए, बच्चे से जितना भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, क्योंकि वो पैसा ऐसा नहीं है कि 3000 रुपये पे किया है तो हमारे पास आ गया है, जी ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि हम लोग के पास आ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग देखो डेली बाइट से व्हाट्सएप पर हम लोग पेमेंट करवाते हैं, कभी दिक्कत रहे तो एडजस्ट करना ईजी बने हम लोगों के लिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो जब यूनिवर्सिटी लेवल पर ये बात जाती है तो और ज़्यादा समय लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लग जाते हैं। तो सर मैं कल चली जाऊंगी सर। हाँ, कल चले जाइए, हो जाएगा रिफंड, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगेगा तो बताइएगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कैसे मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। सर मुझे थोड़ा सा ये वाली बात थोड़ी मतलब रिस्क रहेगी। तो वहाँ पे स्कूल भी है साथ में, मुझे नहीं पता था। क्या है वहाँ पर? साथ में स्कूल भी है, जहाँ पे हमारा कॉलेज है वहीं पे स्कूल भी है। तो तुमको क्या दिक्कत है स्कूल है वहाँ पर? तो तुमको पढ़ने के लिए कौन कह रहा है स्कूल में? फिर से पढ़ाने जाना है तुमको? सॉरी हाँ सर, एक बार पूछ लीजिए सर। हाँ, स्कूल है तो तुमको क्या सर दिक्कत है? हाँ, लास्ट डेट कब है सीटेट की फी पेमेंट के लिए सर? आप पे करके एनरोल कर सकती हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। आप पेमेंट करके एनरोल कर लीजिए, ठीक है।
तो अभी तो आपको नहीं आजकल में करनी पड़ेगी, तो बाद में तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही कल में करना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का बहुत अलग अलग मसला चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग लेके शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं हम कल से क्लास शुरू करा रहे हैं, ये चीज़ नहीं किया जाएगा। हम लोग उस बात को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उस चीज़ को लेकर किसी बच्चे का नुकसान ना हो। हमको क्या, हमको तो पढ़ाना है, 10 दिन बाद पढ़ा देंगे। ओके सर। हाँ सर, क्योंकि सर पहले सर अभी कॉलेज जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो हाँ, थोड़ा आप लोग सेटल हो जाइए, लेट द जस्ट सेटल। टाइम लग जाएगा सर, हाँ, इसमें भी टाइम ठीक लग है, जाएगा तो ठीक है। और फिर बीच में रक्षाबंधन भी है, तो फिर उसके बाद ही मेरे जी जी जी, हाँ बीच में रक्षाबंधन भी है, ठीक है। हाँ ठीक है शिखा, और कुछ? बस सर ये पूछ रहे थे मेरे को। ठीक है ठीक है, थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं शिखा आपको, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड थैंक यू सर। थैंक यू शिखा। एंड देन वेलकम टू पूजा, देन आदित्य। evening, sir. गुड इवनिंग पूजा जी, बताइए। हाँ यस प्लीज। So how are you? आई एम गुड पूजा। Okay, sir. So basically, I have a doubt कि तुम इससे batch one जो से हो आप यू आर फ्रॉम बैच 1 राइट? या सर। अच्छा देख लिए बाकी के स्टूडेंट्स, देखिए कल मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो आया था, दिस गर्ल इज़ फ्रॉम पूजा इज़ फ्रॉम DU बैच 1 एंड क्या मैंने सही बोला वो कैंडिडेट हमारे बैच की थी? हाँ सर। ठीक है, उसने क्लासेस भी शुरू से अंत तक कर रखी थी, सारा कुछ। ठीक है। एंड मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा आप द टॉपिक जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगा, बात जब मैंने कमेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद स्टूडेंट को ये लग रहा है कि वो दिल्ली बैट्स जगह कहीं और जाके प्रमोशन कर रही है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। नहीं भाई, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम 300 नहीं 3000 जगह जाके प्रमोट करो। हम लोगों को दिक्कत तब होना शुरू हुआ जैसे आप लोगों को एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए कि वाई डिड दिल्ली बाइट्स ऑब्जेक्ट, मतलब हमने क्यों उस बात पर एकदम ऑब्जेक्शन जराया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, अभी आप लोगों को इतना गेम नहीं पता है। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 1000 2000 3000 रुपये का कोर्स लॉन्च करके एक बहुत बड़ा सा ऐड वैड लॉन्च करके गिमिक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनका काम सही से चल रहा है, ठीक है। वो अपने गूगल एडसेंस को ना डायरेक्ट रीडायरेक्ट करते हैं कि उन्हीं की वीडियो पर जाके दिखाओ, इस हिसाब से ऐड चलवाते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे ऐड्स हैं ना, उन्होंने क्या कर रखा था, दिल्ली बाइट्स पे रीडायरेक्ट कर दिया था। और दिल्ली बाइट्स के वीडियोस पर हमारे ही स्टूडेंट को दूसरे प्लेटफॉर्म का आप शो करके वो करोगे। अब हम वहाँ पर भी आपत्ति नहीं जताएंगे तो भाई फिर हमारे चेहरे पर भाई सी थोड़ी ना लिखा है, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हैं भाई। तो मुझे तो आज तक ये वाकई में नहीं पता था, एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस वीडियो के आने के बाद उसी के बहुत सारे बैच के स्टूडेंट्स जहाँ उसने एडमिशन लिया है कि सर ये फला प्लेटफॉर्म पे जाकर, हमने कहा हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा चाहे जहाँ जाके जो भी बोले, लेकिन ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ऐड करूँगा, आप लोगों का अटेंशन लाना चाहूँगा इस बात पर। देखिए कि पेड एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है। आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप लोग कमाल की एक चीज़ देखिए कि मतलब आदमी जब झूठ बोलता है तो किस तरह से चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। क्योंकि होता क्या है ना, झूठ के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है यार, बहुत कुछ ध्यान रख के बोलना पड़ता है। एक जगह से जोड़ोगे तो दूसरे जगह से खुल जाएगा, दूसरे जगह से जोड़ोगे तो तीसरे जगह से खुल जाएगा। इस तरह की दिक्कत तुमको झूठ के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो झूठ के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुम एक जगह झूठ बोलोगे तो बहुत जगह तुम्हें जो है जोड़ना तोड़ना पड़ता है। और इसीलिए कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, हमने हैंडलर को बोला कुछ डिलीट मत करिएगा, सब कुछ एकदम ओपन में रखिए, सबको बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखिए कि बच्चे खुद क्या करते हैं। कहाँ गया रीड मोर, एक तो भाई इतना लंबा लंबा लोग लिख देते हैं, यूपीएससी का एक तो पेपर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर एक्नॉलेज किया जा रहा है, आई टुक हेल्प फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज and use them and they saved me from taking wrong path and strategy। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने फ्री कंटेंट लिया, रॉन्ग पाथ और स्ट्रेटजी आपने नहीं चुना, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ये बताओ फिर तुम दूसरे का पेड बैच का प्रमोशन क्यों कर रहे हो? तुम बच्चों को तो मिसगाइड कर रहे हो। फिर तुम बच्चों को बोलो कि भैया उनके फ्री रिसोर्स से ही हो गया था, फ्री वाला ही ले लीजिए। अगर तुम वाकई में ऑनेस्ट हो तो फिर ये चीज़ बोलो कि भाई हमने XYZ प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री रिसोर्स लिया, मेरा से सिलेक्शन हो गया। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं तुम उनको सही गाइडेंस दोगे ना कि भाई हम वहाँ से फ्री में लिए थे, मेरा फ्री में हो गया। तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो फिर, और वो फर्जीवाड़ा दिल्ली बाइट्स के दरवाजे पे लेके चले आए हो, और दिल्ली बाइट्स ऑब्जेक्ट करे तो आपका ये नहीं सही था, आपने ये नहीं सही से कराया, आपने वो नहीं सही से कराया। और अगर आपको यही सेशन अच्छा नहीं लगेगा तो शुरू से अंत तक थोड़ी ना आप बैठे रहोगे।
तो वो अगर कोई क्लास चल रही है जहाँ 15 लेक्चर 17 लेक्चर लिया जा रहा है, तुम शुरू से अंत तक किए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद भी लगातार मेरे से टच में बने हुए हो, रोज आ रहे हो, पूछ रहे हो सर और बच्चों का कितना मार्क्स है, क्या चल रहा है, सब कुछ डिस्कस भी कर रहे हो, जब तक कि थिंग्स डिडंट गेट बस्टेड। ठीक है। और पता है मेरे को भी ना रैंडम ये चीज़ मेरे हैंडलर ने बोला कि सर आप मतलब कब तक इस तरह इन सब चीज़ों पे शांत बैठे रहेंगे और इस तरह, तो मुझे लगा कि शायद जो है आई शुड ऑब्जेक्ट, एंड आई डोंट नो मैंने सही किया कि नहीं किया, बट ठीक है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने यार ठीक किया, बाद में मुझे एहसास हुआ, क्योंकि जब मैंने बाद में देखा कि भाई इन्होंने तो हर प्लेटफॉर्म पे क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे जो है दिक्कत हुआ। बच्चा कहीं जाए मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, तुम हमारे दरवाजे पे मत आओ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि तुम ये मत कहो कि हम तो सड़क पर थूक रहे हैं। हाँ, तो सड़क पर एक गेट मेरा भी खुलता है, मेरे गेट के आगे अगर सड़क पर थूकोगे तो फिर हम भाई ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है ये। ठीक है, आप ये मत कहिए कि अरे ये तो तुम जो है हमको तो टॉयलेट करना है, हम तो सड़क पर कर रहे हैं। अरे तो भाई मेरा भी तो गेट, मेरे घर का भी मेन गेट भाई सड़क पर ही है, तो मेरे मेन गेट के आगे थोड़ी ना आके करने लगोगे सड़क पर। ठीक है, तो बस बात इतनी है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए हुए हो, आप वहाँ जो भी कर रहे हो, आप हमारे दरवाजा पे आगे मत करिए। और बच्चे को ये लग रहा है कि उसको कहा जा रहा है, उसको नहीं कहा जा रहा है, बच्चे के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। मतलब आप उस मसले में अभी आप बहुत छोटे हो कि आपको लगे कि मैं आपको टारगेट करूँगा। ठीक है, मैं अगर पर्सनली टारगेट करने लगूँ तो बहुत दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत होगा, अगले को भी दिक्कत होगा, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा फैंटम हूँ, तुर्रम खां हूँ, भाई मुझे भी उतना ही चोट पहुँचेगा जितना अगले को पहुँचेगा। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं हो कि आप मेरे गेट पर आके करने लगोगे। ठीक है, और मतलब और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ही मैनिपुलेटिव और मतलब कह लो कि मतलब अपकमिंग स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है पेपर कोड का, चीट किया जा रहा है, और तुम 04 के हो। ठीक है, और तुम जाके वहाँ 03 का वो कर रहे हो, गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर ये अभी बैठी हुई है पूजा, है ना, पूजा आपको पता होगा, आई थिंक 04 था पेपर कोड आप लोगों का, राइट? यस सर। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट से साफ सुथरा दिख रहा है कि भाई 03 के बारे में बात हो रही है। यस सर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट करने पर फिर 10 गाली। हम तो उसके लिए प्रिपेयर्ड बैठे थे कि आप आओगे, इसीलिए कुछ भी डिलीट नहीं किया गया ताकि ये ना लगे कि अगले को भाई हमको कहने का मंच नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए, जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने कभी नहीं किया होता है तो वो भी आपको करना पड़ता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि एज स्टूडेंट इन बैच शी हैज़ रियली बीन वेरी गुड, एंड बैच में स्टूडेंट के तौर पर उसने बहुत तरीके से उसने पढ़ाई वढ़ाई किया, एंड जितना मुझे याद है ठीक ठाक उसको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी था। मुझे लगता है कि अगर गलती से ऐसा हो गया है तो आप बोल दीजिए कि नहीं सर हमको आइडिया नहीं था, 4 लोग हमको भाई झाड़ पे चढ़ा रहे थे, हमको आइडिया नहीं मिला, अब वो मेरा पेड एडवर्टाइजमेंट करने लगेंगे इस बात का, मुझे आइडिया नहीं था। आप बोल दीजिए, अभी हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप लेके चले आए कि तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भाई अब ये बोलोगे तो फिर कोई क्यों पीछे हटेगा? आप हमको ये एक्नॉलेज कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप जाके उस प्लेटफॉर्म से बोलिए कि भाई हमारा पेड एडवर्टाइजमेंट उनकी तरफ रिडायरेक्ट मत करिए। ठीक है, तो आई डोंट नो सही किया गलत किया, बस भाई फिर कर दिया। कुछ चीज़ें बस कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो खैर चलिए, खैर यस पूजा आप क्या कह रही थी? सर मुझे ये पूछना था दैट इज़ कि सीटेट का तो देन ओनली आई कैन गो फॉर, क्योंकि अभी तो मतलब एडमिशन का चल रहा है, आरआई का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सर अभी तो कालका में फ़िलहाल मैंने ले लिया एडमिशन, कालका में क्योंकि घर के पास है, और एमएसआईटी, लीलावती सारे कॉलेजेस, एससीईआरटी को छोड़ के, एससीईआरटी में तो नहीं होगा, बट बाकी सारा मेरे घर से बहुत ही दूर पड़ रहा था, तो मैंने कालका में ही करवा लिया। जैसे कि आपने बोला था कि बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो सर आरआई में अभी फ़िलहाल मार्क जो अपडेट का एक ऑप्शन आया है, तो सर उसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी इशू होता है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा अगर आपके मार्क्स लाइक उस वे में नहीं है, मतलब अगर आपने मार्क्स डाला और हमको लगता है कि गलत है। तो सर मैं डीयू से पास आउट हूँ, और डीयू का सीजीपीए का मतलब रहता है वहाँ पे मतलब मैंने, यस सर, तो लाइक मुझे ये पूछना था कि हम फाइनल सीजीपीए को 9.5 या 10 जो भी है वो तो उसे हम कन्वर्ट करके डाल दें तो कुछ इशू तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। बस होता क्या है ना पूजा, इनके यहाँ मेरिट बनती है ये एकेडमिक और ये दोनों मिला के एंट्रेंस। ठीक है, इसीलिए वो मांग रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट रिलीज करना 10-15 दिन में। हाँ। ठीक है, तो जो आपके हिसाब से लगता है एक कंजर्वेटिव नंबर लेके आप उसको फिल कर दीजिए।
तो सर अगर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो खुद से ही क्रेडिट वगैरह सब जोड़ वोड़ के डाल के उसमें मार्क्स डालते हैं, बट ड्यू का तो हम लोग का ऐसा सिस्टम था नहीं। तो सर मैं अगर सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके मार्क्स के हिसाब से दे दूँ, आई डोंट थिंक सो इतना इशू होगा कुछ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कर दीजिए। ठीक है सर। कर दीजिए। सर मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेरी था जी, सर, सुप्रिया, ये yes, आरआई के हाँ। परसेंटेज है सर। यस यस, बताइए सुप्रिया। हाँ सर मेरा ग्रेजुएशन ना बीएचयू से है, तो सर उसमें मार्क्स पोर्टल पे जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो देते थे, पर अब एक एक का मार्क्स तो याद नहीं है सर। तो सर मुझे जितना सीजीपीए आया 8.59 था, तो ठीक है। उसमें मतलब 7 सब्जेक्ट थे सर, तो 8.59 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया सर। अच्छा ठीक तो है। जितना परसेंटेज आया सर, तो मतलब वो लिख दे रही हूँ, क्योंकि सर मार्क्स तो याद नहीं है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा ना सर? नहीं यार देखो, आप ना कंजर्वेटिव ही नंबर उसमें लिखिए, ठीक है। आप वो चीज़ लिखिए जो आपके हिसाब से इतना परसेंटेज आपका बैठ रहा है, मतलब ज़बरदस्ती एग्जेगरेट मत करिएगा। जैसे सीजीपीए में क्या होता है, मान लो 9.5 है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, उसको एकदम एग्जेगरेट करके एकदम जो, जैसे मान लो लिखा था परसेंटेज वाइज कि A+ ग्रेड का मतलब है कि आपका मार्क्स 91 से 99 के बीच में है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 99 ले लेते हैं सीधा, ठीक है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, एवरेज जो उसका बीच का है वो रखिए। ठीक सर, आरआई का मार्क्स कब तक आएगा? यार पता है, मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट देखने या विद इन वीक देखने के लिए मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सुप्रिया। यस, देन आई विल कम टू श्याम किशन यादव। हेलो जी श्याम, बताइए। हेलो सर, जैसे मेरे को सेकंड राउंड में से गुरु नानक कॉलेज आप अपना हेडफोन निकाल लेंगे क्या श्याम, अपना हेडफोन निकाल लेंगे क्या? हाँ जी सर, आप वॉइस क्लियर है सर? एकदम बहुत क्लियर है, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सर सेकंड राउंड में जैसे गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरे को अलॉट हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था लीलावती मिल गया मुझे, 603 मार्क्स मतलब रैंक थी सीईटी की। तो क्या सर मैं, मतलब अब तो थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड में मैंने अपग्रेडेशन शुरू कर रखा है, तो मिल जाएगा, अब क्या मिल सकता है। तो मेरे को स्पोर्ट राउंड में क्या करते, मतलब स्लाइडिंग राउंड में मिल सकता है या मेरे को स्पोर्ट राउंड में जाना पड़ेगा? स्लाइडिंग राउंड में मिल सकता है। ओके सर, ये डॉट पर सर, थैंक ठीक यू। है, मिल सकता है। यस यस, गार्गी शर्मा। सर मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? जी जी गार्गी, बताइए। तो हाय सर, गुड इवनिंग, आई होप यू डूइंग वेल। सो मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे ही कनेक्ट किया था रिगार्डिंग द डीएलएड। तो सर पहली बात तो थैंक यू, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सारी सेशन, तो मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। सो आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू द डीएलएड प्रोग्राम एंड मेरी क्लासेस जी डीएलएड ओके जी, और सर मेरी क्लासेस अगस्त एंड से स्टार्ट है। तो सर जैसे आपने बोला कि सीटेट के साथ साथ आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का दो, सो सर आई बिलोंग फ्रॉम नोएडा और मैं ड्रीट SSSB और यूपी टेट कर रही हूँ उसके साथ टारगेट स्टेट के लिए। सो सर मुझे एक डाउट था, क्योंकि आई नो अ पर्सन हु इज इनटू केवी एंड दे टोल्ड मी जब केवी की वैकेंसीज आती है, जब आपको फिल करना होता है प्रेफरेंस, तो शायद जोन्स के हिसाब से होता है कि आपको नॉर्थ जोन में जाना है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो सर अगर मुझे महाराष्ट्र साइड पर पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे फिर MH टेट देना पड़ेगा या फिर वो जब सेंट्रल के उसमें नहीं नहीं आएगा नहीं नहीं, वो सेंट्रल का जॉब है, वो पूरे पैन इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है सर, तो उसके लिए इतना वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूपी टेट और ड्रीट SSSB दे दूँ मैं उसके साथ साथ। ठीक है। और सर मुझे ना थोड़ा सा एक अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करूँ केवी की जॉब पर। देखो केंद्रीय विद्यालय ना पूरे इंडिया में है। मेरा बहुत पहले KVS में सिलेक्शन हो चुका है 2022 में, 21 एंड 22 वाली वैकेंसी आई थी उसमें। तुमको पता है, मतलब मेरे को तो जाना नहीं था, मैंने ऐसे ही दे रखा था पेपर। लेकिन अगर नॉर्मल किसी बच्चे का KVS में जॉब हो लग जाए, अगर उसको वाकई में उसको डेस्परेटली जॉब की ज़रूरत ना हो, तो KVS का जॉब बहुत बेकार है अगर तुमको कहीं इधर उधर भेज दे। सर शुरुआत में बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में भेज देता है या जम्मू में भेज देगा, ऐसी जगह स्कूल में भेज देगा आपको जो बहुत दूर होगा आपके घर से। तो मान लो जिसकी नई नौकरी लगी हो तो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हमको अगर उठा के भेज दे कि जाके बेंगलोर में पढ़ाई, तमिलनाडु में पढ़ाई, तो मैं क्यों जाऊँगा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन ये, तो केवी में जॉब एप्लीकेशन से पहले ध्यान रखिए पैन इंडिया पोस्टिंग मिलती है, कहीं भी भेज सकता है।
ठीक है सर। और सर वही बात है, अगर मैं DSSB यूपीटेड हूँ तो फिर तो यही रीजन रहेगा, दिल्ली एनसीआर वाला जो रहेगा। हाँ, DSSB तो दिल्ली के बाहर नहीं हो सकता, DSSB दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। और सर मुझे ना एक और डाउट था, क्योंकि मैंने किसी एक टीचर से कनेक्ट किया था, सो शी वाज टीचिंग इन KBS एंड उन्होंने बीएड करा था। तो मुझे ये डाउट था सुप्रीम कोर्ट के डिक्टम के बाद कि मेरे को डीएलएड के लिए करना चाहिए बीएड। वो फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तो मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली। तो शी सेड कि डीएलएड कर लो ज़्यादा, वो बीएड कर लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में वो डीएलएड को नहीं मानते, बीएड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट मेरा फिर ये था कि मुझे तो प्राइमरी से अगर स्टार्ट करना है तो डीएलएड होना तो फिर मस्ट है मेरे लिए। बीएड तो फिर मैं डीएलएड करने के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, जैसा आपने अपनी वीडियोस में बताया है। बीएड तो आप डीएलएड करने के बाद भी कर सकती हैं। हाँ जी। तो सर फिर इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंस होता है क्या, जो बीएलएड के बच्चे होते हैं जो डीएलएड के होते हैं, गिवन दैट मैंने अपना बैचलर्स ऑलरेडी ड्यू से कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे तो डीएलएड ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने लिए कंपेयर टू बीएलएड। बीएलएड के बारे में बात कर रही हो? जी सर। तो बीएलएड तो 4 साल का होता है। हाँ सर, मैं वही बता रही थी कि जैसे बीएलएड तो 4 साल का कोर्स है, डीएलएड है 2 साल का। सुनो भाई, बीएलएड तो नॉट रिकमेंडेड है, एकदम किसी कीमत पे मत करना। ठीक है सर। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो घर आके कॉलेज खोल दे, कहें फ्री में पढ़ लो, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लो हमसे और हमारे यहाँ आके पढ़ लो, तो भी मत पढ़ना। ठीक है, बीएलएड मत करिएगा, बहुत ही डिजास्टर्स डिसीजन है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग डिपार्टमेंट में एडमिशन क्लेम कर रहे हैं मेरा सीआई में हुआ है ये वो लोग नहीं बता पाएंगे। उनके डिपार्टमेंट का ही मैं बात बता रहा हूँ। उनके डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर से मुझे एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, 2025-26 में बीएलएड बंद भी हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मैं टाइप करके डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बीएलएड के बारे में बात हो रहा है, मैं लिख दूँ नहीं तो बहुत सारे लोग होगा ना कि कंफ्यूज करेंगे सर क्या बोल रहे हैं। बीएलएड एक 4 ईयर कोर्स है। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा। ठीक है, और डीएलएड क्या होता है, या फॉर्मरली नोन एज डीएड, इसी को डीएड भी कहते हैं, फॉर्मरली इसको डीएड कहते थे। ये 2 ईयर का कोर्स होता है, बेसिकली ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। दिस इज़ अ डिप्लोमा लेवल कोर्स, डिप्लोमा लेवल। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। और यूपी में इसको बीटीसी कहते हैं, इसी अलग अलग नाम से जाना जाता है, बीटीसी, कहीं जेबीटी कहते हैं। ठीक है, ये डीएलएड है ना, डीएड 2 ईयर डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, यूपी में इसी को बीटीसी या जेबीटी कहते हैं। तो ये 2 ईयर का डिप्लोमा कहीं नहीं जा रहा है भाई, ये तो तुमको प्राइमरी में जॉब दिलाएगा आज नहीं तो कल। ये बीएलएड 4 ईयर वाला ये तो ग्रेजुएशन के बाद लोग करते हैं, सॉरी क्लास 12 के बाद लोग करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका एंट्रेंस करवाता था कि ग्रेजुएशन प्लस टीचर एजुकेशन का डिग्री साथ में इंक्लूड रहे। ये जो कोर्स है 1999 में शुरू हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उन्होंने इस कोर्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीएलएड का जो आइडिया है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो बीएलएड करवाते हैं। इस साल या अगले साल से देखोगे सब बंद करवा देंगे। जी सर, क्योंकि जब मैं मेरे फाइनल ईयर में थी तब ये बात चल रही थी कि बीएलएड बंद करा देंगे डीयू में, या वो ओवरऑल शायद कम ही हो लिख के जाएगा दे रहा हूँ, उसका। 25-26 में बंद हो जाएगा। जी। तो सर अब ना मेरा एक लास्ट डाउट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अगस्त से स्टार्ट है एंड में, तो मेरी सितंबर 2027 में डिग्री खत्म हो जाएगी। तो अभी ना बीच में सेशन में आपने कहीं पे मेंशन भी करा था कि जो स्टेट की वैकेंसीज होती है वो ज़्यादा आती है कंपेयर टू हमारी सेंट्रल की जो वैकेंसीज होती है, और पंचिंग पावर आपके पास ज़्यादा होगी अगर आप अभी का क्लियर कर लेते, क्योंकि आई एम एलिजिबल कि मैं दिसंबर 2025 का दे दूँ। तो सर मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जब ये कोर्स मतलब ये मिल जाएगा सीटेट क्वालिफिकेशन का, तो वैकेंसीज का फिर कैसे सिनेरियो रहता है, क्योंकि मुझे वैकेंसीज का आइडिया नहीं है। एवरीवन इज लाइक कि कभी निकलती है कभी नहीं निकलती, Yes. तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इसीलिए पहले ही से करके रखो, क्या पता तुरंत आ जाए, क्या पता 2 साल 3 साल तक ना आए। ठीक है सर, मैं इसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछ रही हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट है। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्लियर हो गया है, ठीक है, सीटेट दिसंबर वाला, और अब वैकेंसी आ रही है 2027 में, लेट्स से कि दिसंबर जैन के अराउंड आ रही है, तो सर उस टाइम पे मेरा डिग्री तो कंप्लीट हुआ नहीं होगा, तो क्या मैं इंटरव्यू या DSSB या जैसे भी होता है इनके एलिजिबल? नहीं एलिजिबल, बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही होगा ये? हाँ, उसके बाद ही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। और सर आपने बताया कि क्लासेस अभी स्टार्ट होने में थोड़ा 10-15 डेज एक्स्ट्रा लग सकते हैं,
तो सर वो ग्रुप पे ही अपडेट आएगा ना जब भी ऐसा कुछ रिलीज होगा? हाँ, अगर आप बैच में ज्वाइन होंगी तो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। जिनको भी पेपर देना है, जो देखो मेरा सिंपल सा एक बात बताऊँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको इस साल टीचर एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लेना है वो जाके एनरोल कर ले अपना सीटेट में, वो चाहे जब शुरू हो डेलीवेट्स पे, ठीक है। वो फी पे करके एनरोल कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देखो भाई, अलग अलग बच्चों का फी का कंसर्न रहता है, ठीक है। जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गार्गी। एंड देखिए मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, जैसे गार्गी जो क्वेश्चन पूछ रही थी, ये प्रश्न का उत्तर उनको यूट्यूब पे कितना भी सर्च कर ले नहीं मिलेगा, सर्च करते करते थक जाओगे, क्योंकि छोटे छोटे डाउट्स हैं, ठीक है। इस पर कोई डेडिकेटेड वो नहीं होगा, तुमको खुद कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। बस यही फ़र्क है डेली बैच की प्रिपरेशन क्लास में। ऐसे आप यूट्यूब पर तो ढूंढ सकते हो टॉपिक्स को, लेकिन अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करना है तो ऑफन बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन अपने पास रखे रहते हैं कि बाद में पूछेंगे, कोई बात आता नहीं है उसी समय वहीं डाउट क्लियर करो, ठीक है। बाद जैसा कुछ नहीं होता है। वेलकम टू आदित्य, देन वेलकम टू मुस्कान। यस आदित्य सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य जी, बताइए। सर मेरा डाउट था सर आरआई से रिलेटेड, क्योंकि सर मेरे सारे जो मार्क्स वो सीजीपीए में आते हैं और सर हमें वो नहीं मिला है। तो सर मैं कॉलेज में गया और जितने भी सर मेरे मार्क्स थे वो सब मैं लेके आया अपने घर पे। तो सर हमारा ऐसा है ना, फर्स्ट ईयर में 600, सेकेंड ईयर में 600, उसके बाद थर्ड ईयर में फिर 750 का है, 750 का है फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में, फिर सर 700 का है सिक्स सेमेस्टर में। सर मार्क्स में अनसर्टेनिटी है सर, ऐसे ही कैलकुलेट करके मैं डाल दूं क्या सर वहाँ पे? नेट परसेंटेज कैलकुलेट करके डाल दीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में पता चलेगा कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हो, सेकंड ईयर में कम रहता है, थर्ड ईयर में कम रहता है, इस तरह से होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर बट मेरा कंसर्न यही है कि सर जब मैं वहाँ पे परसेंटेज पुट कर रहा हूँ तो सर वो अपीयर्ड ही आ रहा है। लाइक यहाँ पे एक साइड पे है कि आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं और दूसरे साइड पे आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। सर जब मैं दोनों पुट कर रहा हूँ, जैसे मेरे 4100 एग्रीगेट है और जितने मैंने ऑब्टेन किए हैं 3300 समथिंग 58 है सर मेरे 81.90% बन रहे हैं। बट सर जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ वहाँ पे तो वो 81.90 खुद से ही आ जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो सर वहाँ और ऊपर की साइड पे पीरियड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपने मार्क्स इनपुट कर दिया ना। हाँ सर, बस वो ठीक है फिर। हाँ सर, तो बस यही एक और डाउट था। और सर और दूसरा डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम अपीयरिंग ईयर में हो। हाँ सर, हाँ उससे परेशान मत हो आप। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू आदित्य। यस मुस्कान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ जी, बताइए। सर मुझे ना आईपी बीएड के बारे में, स्पॉट राउंड के बारे में पूछना था कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। और आप, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो वॉच करी थी, उसमें आपने 2024 के उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखी थी, तो उसमें एज सच मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने आपसे अभी पूछा। अच्छा ठीक है मुस्कान, देखो मुस्कान क्या होता है ना, ये जो स्लाइडिंग राउंड या स्पॉट राउंड में जो भी एडमिशन होता है ना, इसका प्रक्रिया हर बार चेंज होते रहता है, ठीक है। कैसे ये एडमिशन लेंगे उसमें, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन ही उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा अलग से, ठीक है। अच्छा सर, तो हाँ, मेरी एक क्वेरी थी कि थर्ड राउंड उस पर नोटिस आएगा अलग से। अच्छा, उस पर नोटिस आएगा। तो सर अब मुझे अब ये पूछना है कि लाइक मैंने सिर्फ 2 ही चॉइस डाली थी आईपी में, क्योंकि मेरे घर से 2 ही कॉलेज पास है, एक एससीईआरटी और एक लीलावती। तो मैंने फर्स्ट में एससीईआरटी रखा था, सेकंड में लीलावती। मेरी 180 रैंक आई थी, तो मुझे लगा था शायद मिल जाए, तो मैंने हमेशा फ्लोट का ही ऑप्शन दबाया था। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे को लीलावती ही अलॉट हुआ है तीनों राउंड में। तो मुझे अब ये पूछना है कि मैं उस सीट को लूं या फिर मैं स्पॉट राउंड में कर लूं, क्योंकि मैं मिस तो नहीं करना चाहती, मेरे को बीएड तो करना है। तुम्हारा कितना रैंक है? 180। अच्छा 180, अच्छा रैंक है, गुड। अच्छा, और अरे यार आपकी बदौलत ये लोग वहाँ जाके फीडबैक दे रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में और ये वो। अच्छा सर नहीं, एक तो ना आप बहुत एनकरेज करते हो, मतलब आपने सीधा ये बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चे का एडमिशन डीयू में होता है। मैंने डीयू का भी दिया, मेरी इतना नंबर नहीं आया, पर आपने ये बोला कि अगर तुम सच में कैपेबल हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा। और वो एक लाइन थी जो मैं हंस के नहीं बोली, और मैंने आईपी का भी दिया। नहीं वही चीज़ है, क्योंकि पता है पेपर का दिन भी बड़ा डिसाइड करता है कैसा एग्जाम आया, क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम में यार।
कोई इतना बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है कि आदमी झाड़ पर चढ़ जाए या कुछ भी हो जाए। तो कुछ बहुत जो है अपने आप को ओवर हाइप में नहीं देखना चाहिए, बस करते रहिए, कारवां लेके बढ़ते रहिए। देखो कहीं दी हो और तुम्हारा हो गया है तो तुमको इस बात से कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं हो रहा है कि अब क्या करना है। जी सर। हाँ, और स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मैटर करता है। दुनिया तो कह देगी अरे जवान हो, अभी से तुम डिप्रेशन में आ रहे हो और अभी से तुम्हारे दिमाग में एंग्जाइटी, तुम परेशान हो रहे हो। अब भैया अभी से परेशान नहीं होंगे तो फिर जो है फिर आप लोग कह दोगे कि जो है जब करने का समय था किए नहीं, हमारे साइड से तो सारा फ्रीडम था। ठीक है, गार्जियन से ये सब कहने लगते हैं। तो होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो। अब आपका 180 रैंक है तो ये बड़ा ही मतलब असमंजस वाला रैंक है। 2 ही 3 क्वेश्चन और ज़्यादा की रहती तो डायरेक्ट SCRT में हो जाता। ठीक है, अब उतना ही से आप जो है ठीक है, उतना से अब आपको MSIT में आपको लेना नहीं होगा। नहीं सर, मेरे यही 2 है प्रेफरेंस, क्योंकि पास है। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि SCRT ही मिलना चाहिए, बस ये है। ठीक है, फिर लीलावती पे जाइए, क्या दिक्कत है। नहीं मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पर वही है, मतलब कि अगर मिल सकता है तो फिर तो मैं स्पॉट राउंड में जाऊं। यस, पार्टिसिपेट करिए। तो सर फिर उसमें ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं पेमेंट तो कर चुकी हूँ, आपने बोला था सीट सिक्योर करनी है आपको, तो मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। बट मैं स्पॉट राउंड में अगर लूं और मेरे को ना मिले तो मेरी लीलावती की तो मिस नहीं होगी ना। नहीं, मैं नहीं, नहीं, नहीं मिस होगी। और अगर ऐसा कुछ होना होगा तो ये बात नोटिस में लिखा रहेगा। अच्छा, तो मतलब नोटिस आया, उन्होंने बोला कि अगर आपने स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया तो आपने जो प्रेफरेंस डाल रखी उसमें जो मिला है वो हट जाएगा, तो मैं फिर लीलावती ले लूंगी। और अगर ऐसा नहीं आया तो फिर मैं आगे कर लूंगी फ्लोट पे, है ना। आप ये बोल रहे हो ना। यस, राइट। और मुस्कान, मान लो कल को दिमाग में आता है कि हमको इस कॉलेज या कहीं भी एडमिशन लेना है, सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना, अगर चांस लेने में कुछ लग नहीं रहा है ना तो चांस लीजिए। जी सर, इसलिए मैं बस यही पूछ रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे बात करूं। एक बार मैंने एक और बार क्लास ज्वाइन करी थी आपकी, बार उसमें किसी रीजन से मेरे को हटना पड़ा, मतलब क्लास छोड़नी पड़ी, इसलिए मैंने इसमें करी थी कि मैं आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो है देखो, एकदम चांस अगर ज़िंदगी में ना मिल रहा है किसी चीज़ में तो चांस लो यार। अगर कुछ नहीं लग रहा चांस लेने में तो क्या लग रहा है चांस लेने में, कुछ नहीं लग रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ सीखो, ये चीज़ करो, अभी तो क्या लग रहा है, करके देख लो ना, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। तो मतलब मेरा मानना है कि अपने माइंड का एनर्जी मतलब अननेसेसरी कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, चांस लीजिए। और हाँ, जितने बच्चे हैं अगर चांस लेने में कुछ नहीं लगता है तो चांस लीजिए। और दूसरा चीज़, अगर चांस लेने में सिर्फ पैसा लगता है तो भी चांस लीजिए। चांस लेने में सिर्फ अगर पैसा लगता है, क्योंकि पता है पैसे वैसे का लॉस तो महीने भर भी तुमको नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर 1000 रुपये, 2000, 5000 लगता है, स्टूडेंट लाइफ में तो मैटर करता है, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी चांस लो। ठीक है, एंड अपनी लाइफ को 3 साल पीछे मुड़ के आप देखोगे ना तो भाई जितने आप चांस लिए रहोगे तो तुम देखोगे कि 10 चांस में तुम्हारे 7 या 8 चांसेस वाले ऑप्शंस गलत हो गए हैं, लेकिन 1 ही 2 चांस तुमको ऐसा मिलेगा ना भाई, वो 10 मतलब बहुत मतलब ऐसा आपको मिल जाएगा कि वो 10 कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कौन सा चांस तुम्हारा जो है मतलब जो है फेल हो गया या नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे आज भी मैं जो काम करता हूँ ना, बहुत सारा रिस्क रहता है, बहुत सारा चांस मैं लेता हूँ। ठीक है, अब तो बहुत कैलकुलेटेड वाला लेते हैं। ठीक है, लेकिन यार ना ये झिझक, ये फिक्र और करें कि ना करें, ये सब हमारे दिमाग में भी आता है। ठीक है, और मैं इसको ओपनली एक्नॉलेज करता हूँ कि आता है, आपके भी दिमाग में आएगा। तो पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो सिर्फ एडमिशन में नहीं, कल को आपका एडमिशन हो जाता है, वहाँ भी कुछ और झिझक आता है कि ये चीज़ करते हैं, बस कर लीजिए। अगर सिर्फ पैसे तक बात है तब तो कर लीजिए। ठीक है, झिझक नहीं रखना चाहिए, करके देख लीजिए। जी सर, आपकी ये मतलब बात मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में पता है कैसे फील करी। अभी रिसेंट में मेरी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई, वो कह रही यार मैंने DU में दिया था, मैंने जामिया में फिल करा, अब जामिया का मेरे को पता नहीं है, लाइक इंटरव्यू से पहले मेरे, उसके बाद में हुई है। तो मैं यही सोच रही थी, अब वो कह रही कि IP में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है CUT के बेसिस पे, तो मैंने बोला IP का क्यों नहीं दिया, तो कह रही यार मेरे को लगा था हो जाएगा। मैंने कि तेरे को क्या IP में तो क्या लगा?
मैंने बोला कि आईपी का क्यों नहीं दिया, आईपी बीएड का। तो कह रही कि मेरे को लगा मेरा हो जाएगा। तो मैंने बोला क्यों लगा तेरे को कि तेरा हो जाएगा? अच्छा, ड्यू में हो जाएगा और जामिया में हो जाएगा, उसको ये लगा। हाँ हाँ। तो मैंने हमेशा, सर आपने जैसे बोला था कि आप हमेशा ऑप्शंस की तरफ जाइए, तो मैंने इसलिए ही दोनों पेपर दिए थे, क्योंकि मुझे तो दिल्ली में रह के ही करना था, चाहे मेरा डीयू में हो चाहे आईपी में हो। तो मतलब हम तो समझ नहीं पाते हैं लोग, अबे हो जाएगा तो हो जाएगा, तो दे लो, अगले का भी पेपर क्या जा रहा है देने में। ठीक है, वही तो अब वो हाँ, अपने ही मुंह से बोल रही थी कि यार इतना कम सीट है इसलिए नहीं हुआ। मैंने कि तो ये सब तो पहले ही पता था ना, हाँ, ये सीट सब तो चीज़ पहले तो ही पहले ही पता पता है। है, पहले से पता है। ठीक है, ये सब जी। चीज़, मतलब यही सब चीज़ें होती है ना, बहुत स्पष्ट हैं चीज़ें। और यार सही डिसीजन लेने के लिए ना कुछ बहुत करना नहीं रहता है। ठीक है, सिंपल सिंपल से फंडे होते हैं, बस वही चीज़ के सिंपल फार्मूलेज लाइफ के समझ लीजिए, और वो सब आपका अच्छा होगा फिर। ठीक है। और सर सच बताऊं, जो मतलब डीयू के लिए हमने पढ़ा था ना, उसकी वजह से आईपी का पेपर इतना इजी लग रहा था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, हम मतलब तो लोग ऐसा तो लग लेक्चर रहा लेने था बैठे कि हैं बहुत तो इजी सभी है। लेवल पर काम आएगा। जी जी, मतलब बहुत इजी लग रहा था। मुझे पता है कि मेरा डीयू में भी हो जाता, फिर मेरी इकोनॉमिक्स और थोड़ी बेटर होती, मैं उस पर थोड़ा और काम कर लेती, बट कोई नहीं, ये था तो यही सही। बट थैंक्स टू यू ऑल दिल्ली बाइट्स मेंबर, कि आपकी वजह से इतना हुआ और मेरा साल नहीं वेस्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं मुस्कान, इट्स प्लेजर। एंड एक चीज़ ये भी सजेस्ट करूंगा, फ्यूचर में भी बस यही डिसीजन लेने वाला स्टेप ध्यान रखिए कि आपको फैसला लेना है किसी मसले में, जी सर। कि रॉन्ग होगा जी राइट होगा। जैसे शुरुआत में मैं आपसे नहीं बोला था कि मैं भी जब वीडियो अपलोड करता मैं स्केप्टिकल था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी जी। लेकिन करने के बाद मुझे 24 घंटे बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई ठीक किया, अब नाउ अब चाहे जो भी होगा आई विल से टू इट। ठीक है, सर तुरंत बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। कि जो है मैंने पता है ये चीज सिर्फ 12th फेल मूवी में ऐसे देखी थी, बस मूवी में, और अब मैंने रियलिटी में देख ली। अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ जो है। 12th फेल मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है, लाइक एक इंस्टीट्यूट ऐसी नाम पैसे वैसे देकर उनका बैनर बनवा देते हैं, मनोज आईपीएस, हाँ हाँ, वो मनोज तो मैं आईएएस जानता के हूँ। ऊपर है ना, जानता तो हूँ ऐसे ही। तो आज मैंने रियलिटी में देखी, मैंने कि वाह। ठीक है, मतलब पता नहीं, मैं बोला ना कि वो चीज़ मेरे दरवाजे तक चली आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और बच्चे को ये बात नहीं पता है कि हमको सर को उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को पता नहीं है, जो बहुत सारे अलग अलग अटैक पर पढ़ाते हैं, उनको मैंने पूरा ट्रेन कर रखा है। मैंने खुद बोला है कि जाके जॉब के लिए अप्लाई करिए और ये करिए। हमारा कंपटीशन इन चीज़ों से नहीं होता है कि कोई बच्चा जो है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से बीएड करा रहा है, हाँ तो वो करवाए, आप अपना करवाइए। ठीक है, अगर एयरटेल में दम है तो जियो के सामने दोनों मार्केट में लड़ें। ठीक है, सिंपल सा बात है। ऐसा थोड़ी ना कि जियो आ गया तो बाकी के एयरटेल और सबको बंद कर दोगे तुम। तो उनका अपना अलग वैल्यू है, इनका अपना अलग वैल्यू है। मार्केट में भी कोई ब्रेड खरीदने जाते हो, कोई सब्जी खरीदने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक कंपनी का ब्रेड बिक रहा है तो दूसरे का नहीं बिकना चाहिए, या फिर ये चीज़ है। लेकिन ये थोड़ी ना कि तुम अगले का पैकेट उठा के उसको तुम टेम्परिंग करने लगे या कुछ ऐसा चीज़ करने लगे। ठीक है, और वो कुछ बोले भी ना, तो ठीक है, कर दिया। सर इवन आपके इस चॉइस वाले ऑप्शन की वजह से ना, मुझे मतलब सोल से वो करना था, पीजी भी करना था ना, तो मैंने सोल और इग्नू दोनों में फॉर्म भर दिया। मैंने कि इसका भी नहीं पता मेरे को। हाँ हाँ, अगर सिर्फ हालांकि पैसा का बात है तो भाई भर के देख लो यार, क्या जा रहा है। अगर अफोर्ड कर सकते हो जी तो ट्राई जी, करिए। इवन इग्नू की फीस भी मैंने कर दिया है। अब देखो, मैं तो यही चाहती हूँ सोल में हो जाए, बट नहीं हुआ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट हियर, ऑल ऑफ यू ये ध्यान रखिए, एनीवेयर इफ यू कैन अफोर्ड एंड मनी इज द ओनली फैक्टर, तो भाई पे करके भाई ट्राई कर लीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग ट्राइज टू ऑल दीज थिंग्स। लाइफ इज जस्ट अ वन वे टिकट। ठीक है, आप शो देखने आए हो इस पृथ्वी पर, बस समझ लीजिए एक भगवान ने एक टिकट दे रखा है, और कब टिकट विड्रॉ हो जाए किसी का कोई नहीं जानता। और जो टिकट मिला है, तो जब आए हो, तो जब आप जा रहे हो, सिर्फ मनी अगर वहाँ पर फैक्टर है तो भाई ट्राई कर लीजिए। ठीक है, कम से कम आपको रहेगा कि आपने चॉइसेस अपने लिया और देखा। ठीक है, तो मतलब यार यही तरीका है यार, मतलब बस ज़िंदगी को ऐसे देखिए तो बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा मॉरल पर्सपेक्टिव से इतना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होता। जैसे मैंने सीधा बोला ना कि कोई पेड एडवर्टाइजमेंट हमारे दरवाजे पर आके कर रहा है हमारे ही स्टूडेंट का, तो हमारे प्लेटफॉर्म के गोल्स को आप हिट कर रहे हो, वी विल रिफ्यूट बैक। सिंपल सा बात है, क्योंकि मुझे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन सिंपल सा है। जो हमारा मतलब समझ रहे हो, जो हमारे जिस
चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं आप उसी को आगे हर्ट करने लगोगे तो फिर तो भाई आपत्ति जताएंगे ही। तो ऐसी लाइफ में भी है, कहीं भी है, आप रिफ्यूट बैक तब करिए जब आपको हो गया आपका फंडामेंटली आपका हिलने लगे, ठीक है। ऊपरी सतही बात रह रही है तो उस पर बहस न करिए। और करियर में कोई डिसीजन ले रहे हो, वो बात सिर्फ मनी फैक्टर से डिसाइड होना है तो तुम दोनों ऑप्शन को ऑप्शन में रखो, तुमको 3 महीने बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं क्लियर रहता कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। पैसा खर्चा करके चारों ऑप्शन ओपन रखो, 4 महीने तुम्हारी ज़िंदगी के बीचेंगे भाई, सारा ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि मेरा ड्यू और जामिया में हो गया होता तो तुमको भगा दिए सब, खत्म बात। क्योंकि तुमको गलत लग रहा था, तुम 4 ऑप्शन और रखते, 2 भगाए होते तो 2 जगह खुला रहता ऑप्शन। अब तुम्हारे पास क्या तरीका है, अब उसी कॉलेज में जाओ, पैसा दे के बात करो, अरे वैल्यू तो सब जगह की सेम होती है, अब तुम नया फिलॉसफी लाओगे कि हर जगह कहीं से कर लो वैल्यू तो सेम ही है, फिर ये सब शुरू हो जाता है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से एडमिशन पाना कभी भी ईजी है कंपेयर टू जाके कॉलेज में बात करना प्रिंसिपल से कि पैसा देके हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या। वो सिस्टम कभी भी कठिन होता है, भरोसेमंद नहीं होता है, बीच में कोई भी दलाल आ सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब आपका खराब रैंक भी है और आप सिस्टम से काउंसलिंग से जा रहे हो, ठीक है, जैसे लेट से आईपी में कोई श्री राम इंस्टीट्यूट है जो बीएड कराता है, तो अगर वो कराता है तो उसके यहाँ ऐसे भी जाओगे तो हो जाएगा। लेकिन इजी क्या है कि आईपी का पेपर दीजिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और वहाँ से वहाँ जाइए, तो फीस और सब सिस्टम से जा रहा होगा तो कहीं आपके साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। और उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, बस 500,000 एक्स्ट्रा फॉर्म पे करके रजिस्टर कर लीजिए, इतना ही एक्स्ट्रा लेना होता है। और ज़िंदगी में बस थोड़ा सा मामूली सा भी जागरूक रहेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए खैर, आई कम सर टू। मुझे एक क्वेश्चन और था कि मेरा भी रिसेंट में 2 दिन पहले रिजल्ट आया इसका ग्रेजुएशन का, तो मैंने तो उसमें आईपी वाले में तो लास्ट जो 5 सेमेस्टर का था उसके अकॉर्डिंग फेल करा है, तो अभी अपडेट वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, बस एलिजिबल हो ना। जी हाँ जी जी बस जी जी eligible हो तो जाओ। प्रॉपर अच्छे से। पता है एंड में भी उसी को बाहर किया जाता है जिसका एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा। जब एक बार तुम कॉलेज पहुंच गई और तुम्हारा रिजल्ट 2 दिन बाद में भी आया तो देखेंगे अभी पास हो गया, बस खत्म बात, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मुस्कान। यस आदित्य। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बट अभी एक और क्वेश्चन पूछना रह गया था। यस सर यस बताइए। मेरा सर मेरा सीजीपीए से लेके कंसर्न 9.03 मेरे टोटल है, उसमें क्रेडिट वगैरह सारे ऐड होके इतने आ रहे हैं, इसका सर 86 परसेंटाइल बन रहा है। बट सर फिर उसके बाद सर जब मैं अपने मार्क्स को एग्रेड कर रहा हूँ तो सर मेरे 81.2 परसेंटाइल बन रहे हैं। तो सर मुझे आरआई में कौन सा पुट करना चाहिए, 85 या 82? भाई तुमको लगता है मेरे से आदमी कमेंट करेगा कि कौन सा आप सेलेक्ट करिए और उतना तीर पकड़ूंगा मैं, कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो? ठीक है, कंजर्वेटिव वाला डाल दीजिए आप, 81 वाला डाल दीजिए। सर 82 वाला ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये बढ़िया, मुझे मैं रहता तो मैं ये डालता, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। हाँ सर, तो मैं 82 वाला डाल देता हूँ, 86 वाला ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ क्योंकि देखो देखना होगा कि नेट परसेंटेज में कितना डिफरेंस पड़ रहा है उससे। हाँ सर 4% का डिफरेंस पड़ रहा है। नहीं 4% का डिफरेंस नहीं पड़ेगा, 0.4 नेट परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा। हाँ सर ठीक है, वो आप देख लीजिए दोनों में से कौन सा फिल करना है, 86 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे से मार्क्स भी पूछ रहे हैं ना तो कितने, क्योंकि सर इसके परसेंटाइल वाइज कैलकुलेशन चेंज हो जाता है यार, इसलिए ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ यस नैन्सी देन श्याम। यस नैन्सी। सर 26 में क्या डीएलएड कर सकते हैं? कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2030 सर एक और क्वेश्चन पूछ रहा था सर, अगर लाइक बीएड करना है तो लाइक मेरा पॉलिटिकल साइंस था ऑनर्स, तो जब बीएड करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बो में क्या हम इंग्लिश भी ले सकते हैं? लाइक मेरे पास जीई में था इंग्लिश 2 सेमेस्टर में। ये नहीं आप नहीं ले सकती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डीयू में नहीं ले सकती हैं एडमिशन बीएड में ना। अच्छा नहीं, या तो आप सोशल साइंस से होंगी, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट चूज करेंगे, इंग्लिश कैसे ले लोगी? ओके, तो लाइक सब्जेक्ट कॉम्बो नहीं होता? नहीं मैकडी का वो थोड़ी नहीं चल रहा है कि इसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक और एक फ्राइज फ्री दे रहे हैं, कॉम्बो ले लो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई, कुछ भी कॉम्बो बना देंगे। एंड एक चीज़ ये बताऊँ, कोई बच्चा अगर आईपी यूनिवर्सिटी में है तो उसको ये कॉम्बो मिल सकता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ क्या करती हैं ना, सब्जेक्ट बाद में चूज़ कराती हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, जब बच्चा वहाँ जाएगा वो देखेगा ये प्रायोरिटी चूज़ कर रहा है तो वो चूज़ करने देती हैं, कर लीजिए। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या पहले ही से छांटते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, आपको पता है आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टीचिंग, सैलरी, जॉब, पेमेंट स्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर पड़ता है आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी बेटर पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन बस एक दिक्कत है, आईपी का फ़ीस बड़ा ज़्यादा है बीएड करने का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ीस कम है। बुनियादी फ़र्क बस इतना ही है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सीआई अच्छा है तो एससीईआरटी नहीं अच्छा है, एससीईआरटी बहुत अच्छा है। अगर मेरा पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट नहीं रहता और मुझे आज रैशनल तरीके से चूज़ करना था और मैं 70,000 रुपये देने को रेडी रहता तो मैं एससीईआरटी जाता। ठीक है, या फिर मैं आरआईई जाता। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ऐसा मत समझिए आपकी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब नाम है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसका अपना एक अलग लोगों में एक वो रहता है। ठीक है, वो बताया ना, मेरा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक अलग अपना लगाव था, तो इसलिए मुझे वो करना था, अदरवाइज़ तो कई फ़र्क पड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ से भी जो निकलेंगे इक्वली बेरोजगार हैं, अगर यहाँ से कोई बेरोजगार निकल रहा है तो बस फीस का अंतर है और कुछ नहीं। यस, श्याम किशन यादव, यस प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये था। यस श्याम। जैसे आपने बताया हेडफोन। हेलो। हाँ सर स्पीकर कर रखा है पहले ही। हाँ बताइए। हाँ कह रहा सर, जैसे आपने अभी बताया सीटेट क्लियर करने के बाद पेपर 2 मतलब, तो उसको हम 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, टीचर उसके एलिजिबल होते हैं, तो फिर एस्टेट क्लियर करने पे हम कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में? वही बस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का डिफरेंस है। अच्छा सर, थैंक यू सर, बस यही डाउट्स थे। थैंक यू सर। यस गार्गी, यस प्लीज। सर आपने जो भी पॉइंट मेंशन किया ना डीयू वाला, सो क्योंकि सर मेरी ग्रेजुएशन वहाँ से करे, तो जब मैं डीएलएड के लिए भी अप्लाई कर रही थी तो देयर वर पीपल हु टोल्ड मी कि गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। वैसे तो मुझे पता नहीं डीएलएड के कितने गवर्नमेंट है रादर देन प्राइवेट, क्योंकि मैंने अभी एमईटी चूज करा है, घर से भी पास है। तो सर उसके करिकुलम में ना स्पेसिफिकली इंटर्नशिप से रिलेटेड एक चीज़ थी कि चारों सेमेस्टर्स में इंटर्नशिप मैंडेटरी है। तो सर मुझे एक बार वो चीज़ पूछनी थी कि ये इंटर्नशिप का जो पीरियड रहता है वो कैसे कितना करता है, क्योंकि वही कॉलेज वाले करवाएंगे। तो ये कितना मतलब 2-1 महीना कैसे रहता है? नहीं, डिपेंड करता है किस तरह का है यार, टीचिंग मॉड्यूल का है, किस तरह का इंटर्नशिप करवा रहे हैं वो, फील्ड ऑब्जर्वेशन का है। कुछ इंटर्नशिप होगा फर्स्ट ईयर में केवल ऑब्जर्व करना रहेगा कि कोई क्लास चल रहा है, केवल जाके बैठी रहो पीछे। ठीक है। सेकेंड ईयर में रहेगा जाके थोड़ा पढ़ाओ भी। ओके। और सर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि वो डाउट मेरा जब मैं सुन रही थी तब आया, मैंने कहीं पे ये सुना था कि जब मेरिट प्रिपेयर होता है ना तो डीएलएड का कोई सर्टेन परसेंटेज होता है जो कैलकुलेट होता है जब अगर आपको सेंट्रल में पे भी जॉब चाहिए होता है, तो ऐसा होता है कुछ? ये सब कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा बात है, डीएलएड है, डीएलएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीधा जाके उनका पेपर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंडिया में इतना सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसे हैं घर बैठे बैठे 90% दे देते हैं, तो अगर परसेंटेज के बेसिस पर होने लगेगा तब तो लग जाएगी बच्चों की। जी सर। मतलब इन सब चीज़ों पे लॉजिक बहुत सिंपल है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं कि भैया जिधर हवा भी नहीं जाती है, ठीक है, ऐसी जगह खुले हुए हैं, वो भी सब 90% पास करके दे रहे हैं। जी सर, मेरा तो ये था कि मुझे तो 1-on-1 चाहिए कि ऐसी वो भी कराता है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ओपनिंग वाला भी, तो बेटर है क्या फेस टू फेस डीएलएड करूं, कि शायद आपने कहीं मेंशन किया अपनी वीडियो में। हाँ, फेस टू फेस करिए ना, यूएस वाला मत करिएगा, उससे दिक्कत होता है फ्यूचर में, फिर बीएड नहीं कर सकती हैं उसके बेसिस पे। जी सर, मैं तो इंटर की शुरू की थी, मैं आपको थैंक यू कर सकूं, मेरे इतने डाउट्स और मैंने डेली वाइट्स का वीडियोस देखा, मुझे काफी क्लैरिटी मिली और मैंने फिर आपसे कनेक्ट किया, इंस्टा पे भी आपने रिवर्ट किया सर, इट मींस अ लॉट रियली। नो थैंक यू गार्गी, एंड इट्स प्लेजर। चलिए ठीक है, तो आई थिंक सभी लोग डाउट एंड क्वेरी सॉर्टेड है। ये श्वेता आपने लास्ट में ज्वाइन किया था, क्विक श्वेता कुमारी, कुछ आपको डाउट है? चलिए खैर, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। ज़रूरी है कि चांसेस लीजिए, डिसीजंस लीजिए, फैसले लीजिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक किया कि मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि तटस्थ रहने से, कोई फैसला नहीं लेने से आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे होते हो। चीज़ों को डेस्टिनी पर मत छोड़िए, कोशिश करिए कि आप खुद से भी कुछ
डिसीजंस लें, छोटे छोटे डिसीजंस तो एटलीस्ट लाइफ में ले ही, उसका आपको लॉन्गर रन में पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने के लिए मिलेगा। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड हो, चाहे जॉब के लिए कोई स्किल हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, जस्ट कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, और अच्छा बुरा गुड बैड फीडबैक हर चीज़ आता है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली भी ट्रेन करिए। हम लोग भी काम करते हैं, 100 में अगर 95 लोग सही फीडबैक देते हैं तो 5 में 4 लोग खराब भी फीडबैक देते हैं, और कोई एक आदमी रहता है जो भर भर के गाली भी दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग हो तो उतना डिस्टर्बेंस एक्सेप्टेड है, उतना डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही। ठीक है, ये बात आप लोगों पे भी लागू होती है। इसी स्पिरिट और मोटिवेशन के साथ उतना चांस और डिसीजन लीजिए। कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये भी सोचिए कि मेरा नहीं भी हो सकता है, कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है। ज़रूरी ये है कि वो चीज़ करिए, हो चाहे ना, बस वो चीज़ करिए। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एवरीवन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।